हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। दोस्तों, पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। इम थेप से पूछती है कि क्या उसी ने उसको कार से बाहर निकाला है, क्योंकि फ़ानू को उस वक्त होश था और उसने किसी को तो देखा था कि इम को उसने बाहर निकाला है। तो फ़ानू का डाउट पूरा का पूरा थेप पे जाता है कि थेप ही है जिसने इम को कार से बाहर निकाला था। तो यहाँ पर अब वो फ़ानू के ही कहने पर थेप से पूछ रही थी कि क्या उसी ने उसकी जान बचाई है, जिस पर थेप कहता है क्या तुम्हें फ़ानू की बातें कहीं सच तो नहीं लगने लगी है, क्योंकि फ़ानू मुझ पर डाउट करता है कि मैं एक वेम्पायर हूँ। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? जिस पर इम स्माइल करते हुए कहती है अगर तुम वेम्पायर हो तो मैं भी वोल्फ हूँ। छोड़ो ये सारी बातें, मुझे ऐसी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मैं तो बस तुमसे इतना ही कहना चाहती हूँ, मेरी जान और फ़ानू की जान बचाने के लिए थैंक यू सो मच। इम वहाँ से जाने वाली थी उसे अपनी कार से ड्रॉप करने के लिए कहता है। साथ ही वो इम से कहता है कि क्या कल वो उसके साथ बाहर चल सकती है अगर वो फ्री है। इम मान जाती है। आगे इम को भी काफ़ी खुश दिखाया जाता है। आगे इंग को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है। फ़ानू ने उसे बुलाया था, कुछ फ़ोटोग्राफ्स उसे दिखाता है और इंग से पूछता है कि क्या इन लोगों को पहचान सकती है जो कि उसके भाई के साथ थे, लेकिन इंग पहचान नहीं पा रही थी। पैट के इलीगल काम करने की वजह से इंग को भी उसकी जॉब से कुछ टाइम के लिए फायर कर दिया गया था, क्योंकि उसका ही भाई था और वो ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व था। तो यहाँ पर उन लोगों को इंग पर भी डाउट होता है, जिसकी वजह से कुछ टाइम के लिए इंग को उसकी जॉब से फायर कर दिया जाता है और यही वजह से वो अपने भाई के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। और इधर फ़ानू जो इस केस को लेकर के अपना 100% देने की कोशिश कर रहा था, तो कोई सबूत नहीं मिलने की वजह से इंग उस पर भड़की हुई थी कि तुम बड़ी ही लापरवाही से अपना काम कर रहे हो, और यहाँ तक कि बोल देती है कि फ़ानू की वजह से उसका भाई आज उसके पास नहीं है, जिसकी वजह से फ़ानू को भी बुरा लगता है। एक तो वो इस केस को सॉल्व करना चाह रहा है और ऊपर से इंग उस पर इल्ज़ाम लगाई जा रही है कि अब पैट उसी की वजह से मारा गया है। इधर थेप को अंकल डिच और खाओ रोक रहे थे खाना खाने से, क्योंकि थेप जिद पर अड़ चुका था कि वो नॉर्मल ह्यूमन की तरीके अपनी ज़िंदगी को स्पेंड करेगा और खाना खा रहा था। अंकल डिच थेप से कहते हैं कि वो इस फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, वो ना खाए। थेप कहता है कि वो कोशिश करेगा कि इस खाने को वो हजम कर सके। एंड यहाँ पर उसका कहना था ये सब कुछ वो अपने प्यार इम के लिए कर रहा है। तब अंकल डिच और खाओ समझाते हैं कि प्यार के लिए करना ठीक है, लेकिन खुद की कंडीशन ख़राब कर लोगे तो फिर अपने प्यार को कैसे हासिल करोगे। थेप न्यूज़ देख लेता है जहाँ पर बताया जाता है कि इंग पुलिस स्टेशन में जाकर के हंगामा क्रिएट कर रही है, अपने भाई के खिलाफ वो सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से अब वो फ़ानू पर ही इल्ज़ाम लगाने लगी है कि उसी ने उसके भाई को मारा है। इंग को ज़बरदस्ती पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया था। वो अपने भाई को मिस करते हुए बहुत ज़्यादा रो रही थी और घर की चाबियों को देख रही थी। एंड पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इंग के बर्थडे पर उसके भाई ने उसे घर गिफ्ट किया था। इंग उस वक्त बहुत ही ज़्यादा खुश थी। इंग की लाइफ पैट के होने से पहले जहां उसकी ज़िंदगी में खुशियां थी, तो अब पैट के जाने के बाद दुख ही दुख था। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो मर जाएगी और एक ट्रक के नीचे वो आने वाली थी, लेकिन सही टाइम पर थेप उसे अपने पावर से बचा लेता है। इंग जब अपने आप को दूसरी प्लेस पर पाती है तो रोने लगती है। कौन है, किसने मुझे बचाया? कौन है जो मुझे मरने नहीं देना चाह रहा? सामने आओ मेरे। तभी उसके पीछे से थेप की एंट्री होती है। तब इंग कहती है क्या तुमने मेरी जान बचाई? लेकिन क्यों बचाई? क्यों मुझे मरने नहीं देना चाहते हो? इस दुनिया में कोई नहीं है जिसके सहारे मैं जी सकूं, ना ही मेरे पेरेंट्स, ना ही मेरे ब्रदर, ना ही मेरे पास पैसे हैं। अब तो मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है, क्योंकि मेरा घर भी मुझसे छीन गया है। बताओ इस दुनिया में जी करके मैं क्या करूँगी? इसी वजह से मैं सुसाइड कर रही थी, तो क्यों बचाया? मुझे मर जाने दो कहकर जाने लगती है। थेप उसे रोकता है। बुरे लोगों के लिए अपनी जान नहीं देनी चाहिए। तब इंग कहती है मेरा भाई बिल्कुल भी बुरा नहीं था, उसने कभी मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से मैं उस पर डाउट करूं। मुझे मर जाना ही चाहिए। इस दुनिया में कोई नहीं जिसके सपोर्ट पर मैं जीऊँ। थेप उसे समझाने की कोशिश करता है। इंग रोते हुए थेप को हक कर लेती है कि वो भी मरना नहीं चाहती है, लेकिन इस दुनिया में उसका कोई नहीं है जिसके प्यार के सहारे वो जी सके। इसी वजह से वो मरना चाह रही थी और रोते रोते ही बेहोश हो जाती है। इधर जब चंपू को मालूम पड़ा कि इम और थेप घूमने के लिए जा रहे हैं, तब वो इम को अच्छी तरीके से तैयार करती है और इम से कहती है मुझे लग रहा है कि थेप तुम्हें डेट करना चाह रहा है और शायद इसी वजह से वो तुम्हें बाहर लेकर के जाना चाह रहा होगा। जाओ देखो तो सही, मुझे लग रहा है वो तुमसे प्यार करने लगा है। इम कहती है अपनी बकवास भरी बातें बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हम थोड़ा सा घूमने के लिए जा रहे हैं। चंपू इम को थेप के पास ड्रॉप करने के लिए जाती है एंड थेप से कहती है कि वो उसकी फ्रेंड इम का अच्छे से ख्याल रखे,
क्योंकि अब तक उसने इम का ख्याल रखा है। जबकि इम थेप के साथ जा रही है तो थेप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है, तो वो इम का ख्याल रखे और सही सलामत उसे चंपू को वापस करे। थेप प्रॉमिस करता है कि वो इम का ख्याल रखेगा। मॉर्निंग में जब इंक की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक होटल रूम में पाती है। अब ये सब कुछ थेप ने किया है, लेकिन इंक थेप के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। इसी वजह से रिसेप्शनिस्ट से थेप के बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट का कहना था कि वो अपने कस्टमर की कोई भी प्राइवेट चीज़ें किसी से शेयर नहीं करते हैं। एंड तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है खाओ की। इधर थेप और इम को दिखाया जाता है जो कि कंट्री से बाहर आए हुए थे विलेज साइड पर, जहाँ का व्यू देख करके इम को काफ़ी अच्छा लगता है। इम थेप से कहती है, क्या तुम मुझे यहीं पर घुमाना चाह रहे थे? थेप कहता है, हाँ, तुमने क्या कुछ और ही सोचा था? इम को लग रहा था कि थेप उसे डेट पे लेकर जाएगा, तो हो सकता है वो किसी अच्छी जगह लेकर जाए। उसे आइडिया नहीं था कि थेप इस तरीके से विलेज में उसे लेकर आएगा। खाओ इंग को एक एनवलप देती है और बताती है कि उसके होटल में रहने का इंतज़ाम उसके बॉस ने किया है और इस एनवलप में बहुत सारे पैसे हैं, वो चेक कर ले। यहाँ पर इंग जब एनवलप चेक करती है तो उसमें बहुत सारे अमाउंट थे। इंग जानना चाह रही थी वो कौन सा बंदा है जो बिना किसी रीज़न के उसके हेल्प किए जा रहा है। इंग खाओ से उसके बॉस यानी थेप का कॉन्टैक्ट नंबर मांग रही थी। खाओ देने से मना कर देती है। आगे खाओ जब थेप से बात कर रही थी और उसे बताती है कि उसने उसके कहने के अकॉर्डिंग सब कुछ कर दिया है, तब पीछे से इंग उसका फ़ोन छीन करके भाग जाती है, जबकि खाओ उसे फॉलो कर रही थी। आगे चल करके खाओ इंग का रास्ता रोक लेती है और उसे कहती है कि वो उसका फ़ोन रिटर्न करे, और इस छीना झपटी में फ़ोन लिफ्ट में चला जाता है और पीछे से इंग भी, और खाओ को अपना फ़ोन नहीं मिल पाता है। खाओ इंग के पास दूसरे फ़ोन से कॉल करती है और कहती है कि उसका लॉक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो चाह कर भी नहीं खोल पाएगी, तो वो उसका फ़ोन रिटर्न करते, लेकिन इंग फ़ोन देने का नाम ही नहीं ले रही थी। खाओ को तो अपना फ़ोन वापस नहीं मिलता है, लेकिन रास्ते में फानू ज़रूर मिल जाता है। मिट्टी होने की वजह से इम सही से चल नहीं पा रही थी हील की वजह से, तो वो अपनी हील को अपने हाथ में ले लेती है, जहाँ पर थेप ऑफर करता है कि वो उसके बैक साइड पर आ सकती है। इम मना करती है कि वो चल सकती है। इम थेप से पूछती है कि इसके बारे में उसे कैसे मालूम। थेप बताता है कि जब भी वो अपसेट होता है तो अक्सर यहाँ पर वो आया करता है। यहाँ पर आने के बाद उसे काफ़ी अच्छा लगता है। थेप इम से कहता है, अब तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो चलो एक काम करते हैं। इम पूछती है, काम? कौन सा काम? क्या यहाँ भी मुझे काम करना पड़ेगा? थेप कहता है, एंटरटेनमेंट वाला काम, चलो थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। एंड आगे दिखाया जाता है दोनों ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और दोनों फील्ड में बीज बो रहे थे। इम जो कि शहर से आई हुई थी तो उसे विलेज का ये सारा लुक देख करके काफ़ी अच्छा लगता है। दोनों काफ़ी फ़न करते हैं। आगे दिखाया जाता है अब दोनों ने फील्ड में अच्छी तरीके से काम किया था तो दोनों के कपड़े भी गंदे हो चुके थे। इम अपने आप को क्लीन कर रही थी, तब थेप उसके पास जाता है और अपने हाथों से क्लीन करने लगता है। वो उसके हाथों से मिट्टी को हटाता है। एंड जब यहाँ पर वो इम को अपने इतने ज़्यादा क्लोज देखता है तो वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। एंड यहाँ पर इसके वेम्पायर टीथ बाहर निकल जाते हैं। इम देखती है, थेप से पूछती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तब तक थेप अपने वेम्पायर टीथ को हाइड कर लेता है। खाओ के थ्रू जब फानू को मालूम पड़ता है कि इंग ने खाओ का फ़ोन ले लिया है और वो उसके पीछे दौड़ रही थी अपना फ़ोन लेने के लिए, तब फानू कहता है, तुम्हारे फ़ोन में ऐसा क्या था जो इंग को तुम्हारा फ़ोन छीनना पड़ा? खाओ इतनी भी पागल नहीं है कि फानू के पूछने पर सब कुछ रट्टू तोते की तरह बक दे। वो स्मार्ट है, इसी वजह से फानू को उसी की ही बातों में उलझा कर वहाँ से निकल जाती है। थेप और इम को लंच के लिए इनवाइट किया जाता है। बहुत अच्छे अच्छे फूड प्रेजेंट किए हुए थे उनके सामने। इम को काफ़ी अच्छा लगता है, वो थेप को भी खाने के लिए कहती है। यहाँ पर थेप इम से बातें करता है, लेकिन वो उसे उसके पुराने नाम वाले से बुला देता है, जिसकी वजह से इम को बुरा लगता है कि थेप उसके साथ आया है और उसी के सामने किसी और लड़की के बारे में बात कर रहा है। तो वो घर जाने की अब जिद करने लगती है। यहाँ पर इम को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसे लगता है कि थेप किसी और से प्यार करता है, तो वो हर्ट तो होती है और थेप से कहती है कि वो अब अपने घर जाना पसंद करेगी। रात काफ़ी हो रही है, उसके डैड भी उसे लेकर के परेशान हो रहे होंगे। इम जब घर वापस आती है, डैड उससे पूछते हैं कि वो इतनी रात गए कहाँ से आ रही है। इम झूठ बोल देती है और बताती है कि वो एक कस्टमर को अटेंड करने के लिए गई थी। डैड भी इम की बातों का ट्रस्ट कर लेते हैं। तो वहीं पर ड्यून भी आ जाता है जो कि इम को लेकर के काफ़ी परेशान था। वो इम की बॉडी को देखने लगता है, कहीं किसी वेम्पायर ने तुम्हें काटा तो नहीं है, ज़रा मैं चेक करूँ। तब इम कहती है, तुम सच में पागल हो गए हो। ड्यून कहता है, मैं इस वजह से पागल हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। आगे इम को दिखाया जाता है जो अपने रूम में थी और इसी बात को लेकर के परेशान थी कि थेप ने उसके सामने किसी और लड़की का नाम लिया। इधर मैट के पीछे कुछ लोग लगे हुए थे और उसे जान से मार देने की कोशिश कर रहे थे। मैट अपनी जान बचा करके भाग रहा था, तभी प्री आ जाती है। प्री मैट का हाथ पकड़ लेती है और उसके साथ भागने लगती है, जिसकी वजह से मैट स्माइल करने लगता है। अचानक से प्री एक खाई में गिर जाती है और मैट चाहकर भी प्री को नहीं बचा पाता है। एंड सडनली उसकी नींद टूट जाती है और उसे रियलाइज़ होता है कि उसने एक बैड ड्रीम देखा है। तभी सर्वेंट आ करके मैट को बैड न्यूज़ देती है कि प्री की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई है। मैट अंदर आता है एंड यहाँ पर
वो नर्स से कहता है प्री को इंजेक्शन लगाने के लिए। नर्स मना करती है कि ये इंजेक्शन बहुत हाई डोज वाला है, इससे प्री की कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। लेकिन मैट चाहता था कि प्री थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, तो इसी वजह से वो इंजेक्शन खुद से ही लगा देता है और उसके बाद प्री थोड़ा सा शांत हो जाती है। मैट प्री से प्रॉमिस करता है कि बहुत जल्द वो उसके ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ढूंढ निकालेगा। मैट का असिस्टेंट उसे बहुत सारे लोगों के ब्लड ग्रुप शो करता है, लेकिन उनमें से कोई भी ब्लड ग्रुप उसकी वाइफ के काम नहीं आने वाला था। तब मैट अपने असिस्टेंट से पूछता है कि इम के ब्लड ग्रुप का क्या हुआ। असिस्टेंट बताता है कि उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। इम से ज़्यादा तो चंपू भड़की हुई थी थेप पर कि वो तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। अरे तुम उसके साथ गई थी तो तुम्हारे सामने वो किसी और लड़की की तारीफ़ें कैसे कर सकता है। तब इम कहती वही तो मुझे भी बुरा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि उसकी लाइफ में कोई और लड़की है। कुछ एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं और इम को बताते हैं कि बॉस उससे मिलना चाह रहे हैं, इसी वजह से इम को वहाँ से जाना पड़ता है। इम के जाने के बाद पीछे से थेप कॉल करता है और वो कॉल अटेंड करती है चंपू। चंपू थेप पर फुल भड़की हुई थी, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। हाँ माना तुम रिच हो, हैंडसम हो, तो इसका मतलब क्या तुम मेरी फ्रेंड के दिल से ऐसे खेलते रहोगे। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है इम की, जो कि अपना फ़ोन लेने के लिए आई हुई थी, लेकिन चंपू उसे फ़ोन नहीं देती है। चंपू इम से कहती है तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ऐसे लड़कों को मैं अच्छे से हैंडल करना जानती हूँ। और उसके बाद वो अपनी बात को कंटिन्यू करती है और थेप को खूब चिल्लाती है कि वो रिच है, हैंडसम है, तो वो अपनी जगह होगा, लेकिन उसकी फ्रेंड वो भी किसी से कम नहीं है, वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है और थेप से भी अच्छा लड़का वो डिज़र्व कर सकती है। तो इसी वजह से वो दोबारा उसके फ्रेंड इम को परेशान ना करे और ना ही उसे मिलने की कोशिश करे, कहकर कॉल को कट कर देती है। ये जो कि इम को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान था, वो इम को थेप से दूर रखना चाह रहा था। इसी वजह से वो यहाँ पर इम के डैड से बात करने के लिए आया था। वो बताता है कि थेप अच्छा पर्सन नहीं है और आप इम को रोकें। फानू की बातें सुनने के बाद इम के डैड फानू से कहते हैं कि उन्हें भी आजकल इम में थोड़े से चेंजेस नज़र आ रहे हैं। इम लेट घर आती है और वो उनसे सही तरीके से बात भी नहीं करती है, हर वक्त वो बस काम को लेकर के परेशान रह रही है। तो वहीं पर फानू कहता है कि वो इम के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, वो नहीं चाहता है कि इम किसी गलत पर्सन के लव में पड़े। आगे इम चंपू का वेट कर रही थी, तभी पीछे से फानू भी आ जाता है। इम को देखता है, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गई, तुमसे कुछ बातें करनी थी, कहकर इम को साइड पर लेकर जाता है। इम परेशान दिखाई दे रही थी। तब फानू उसे कहता है, देखा अगर तुम इन सारे चक्करों में रहोगी तो इसी तरीके से परेशान रहोगी। मैं सच कह रहा हूँ, थेप अच्छा पर्सन नहीं है, उस पर ट्रस्ट मत करना। तब वहाँ पर इम भी कहती है कि बताओ तुम्हारे पास क्या सबूत है जिससे मैं थेप पर ट्रस्ट ना करूँ। मुझे लग रहा है तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो इनोसेंट है। तो वहीं पर एंट्री हो जाती है चंपू की। अब यहाँ पर तीनों मिल करके बातें कर रहे थे। चंपू के थ्रू फानू और इम को मालूम पड़ता है कि साइंस एग्जीबिशन में एक बहुत पुरानी पेंटिंग की नीलामी होने वाली है और उसमें थेप का भी नाम इन्वॉल्व है। लग रहा है वो भी उस पेंटिंग को खरीदना चाहता है। फानू को मौका मिल जाता है और वो इम से कहता है, देख रही हो तुम, उस थेप के पास ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसकी वजह से उसे इतने सारे पैसे मिल रहे हैं। अभी मिलियंस में तो उसने एक विला खरीदा है एंड देन सडनली उस पेंटिंग को भी वो खरीदना चाह रहा है। मैं सच कह रहा हूँ, वो इलीगल तरीके से काम करके सारे पैसे कलेक्ट कर रहा है। तभी इम के पास थेप का कॉल आता है। इम सबको शांत होने के लिए कहती है। थेप इम को उसी इवेंट में इनवाइट करता है। बाद में जब फानू पूछता है, इम बताती है कि थेप ने इवेंट में इनवाइट किया है। फानू कहता है ये अच्छा मौका रहेगा उसके बारे में पता करने के लिए, तुम्हारे साथ मैं भी जाऊंगा और चंपू भी जाएगी। इधर मैट के भेजे हुए स्पाई को दिखाया जाता है। फानू के न रहने का फ़ायदा वो उठाते हैं और फानू जिस टारगेट पर काम कर रहे हैं उन सभी की फ़ोटोज़ को क्लिक करके अपने बॉस मैट को दिखा देते हैं। मैट को यहाँ पर यह भी मालूम पड़ता है कि थेप वही पर्सन है जिसने करंट में उसका विला खरीदा है। थेप और इम को एक साथ देख करके उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसी वजह से वो उनकी जासूसी करने के लिए भेजता है। इम थेप की कंपनी में आई थी उससे मिलने और उसे जानने के लिए, और उसने बहाना बनाया था कि वो खाऊ का फ़ोन रिटर्न करने के लिए आई है। चेयर पर अंकल डिच को देख करके वो खुद भी परेशान थी। अंकल डिच यहाँ पर इंक से कहते हैं कि वही इस कंपनी के बॉस हैं, अगर कुछ काम है तो वो उसे शेयर कर सकती है, जबकि इंक का कहना था मुझे अच्छे से मालूम है आप इस कंपनी के बॉस नहीं हो। अंकल डिच कहते हैं ये चेयर मेरी है, ये प्लेस मेरी है और इस कंपनी का बॉस मैं हूँ। क्योंकि थेप चाहता था कि इंक थेप के बारे में कुछ न जाने, इसी वजह से अंकल डिच थेप के कहने पर झूठ बोल रहे थे, लेकिन इंक को कुछ ना कुछ तो डाउट हो गया था। इसी वजह से वो अंकल डिच की नज़रों से बचकर खाऊ के कैबिन में चली जाती है, जहाँ उसके हाथों एक एनवलप लगता है और उसमें एक कार्ड था, जिसे देख करके इंक स्माइल करती है। तो चलो तुम तक पहुँचने का रास्ता मिल गया। इधर इवेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पेंटिंग को नीलाम किया जा रहा था। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे उस पेंटिंग को खरीदने के लिए। पेंटिंग की कीमत बहुत ज़्यादा रखी हुई थी। उस पेंटिंग को कोई नहीं खरीद पाता है सिवाय थेप के। नेक्स्ट सीन में फानू और चंपू को दिखाया जाता है। चंपू फानू से कहती है, अच्छा मुझे बताओ मैं प्रीटी तो लग रही हूँ ना?
फानू कहता है यहाँ पर मैं तुम्हें प्रीति बताने के लिए नहीं आया हूँ, तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें यहाँ पर किस वजह से लेकर आया हूँ। चंपू कहती है हाँ मुझे मालूम है तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, अगर तुम फोर्स नहीं करते तो मैं यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं आती, वो तो हैंडसम बंदे ने मुझे फोर्स किया इसी वजह से मैं आ गई हूँ। हाँ हाँ मुझे मालूम है मुझे क्या काम करना है, तुम फिक्र मत करो, मैं किसी भी तरीके से थेप और इम को एक साथ मिलाकर रहूँगी ताकि इम पूछ सके थेप के बारे में। इधर खाओ थेप को बताती है कि उसकी टेबल पर जो एनवलप रखा हुआ था वो मिसिंग है। अभी वो लोग कुछ और बात करते तो वहीं पर फानू की एंट्री हो जाती है। फानू थेप से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, वैसे क्या चीज़ चोरी हुई है क्या मुझे बता सकते हो। थेप फानू से कहता है कि वो उसके मैटर से दूर रहे, लेकिन फानू तो उसके मैटर में नाक घुसाने की कोशिश कर रहा था। तो वहीं पर थेप उसकी पिटाई करने वाला था, लेकिन खाओ रोक देती है कि इतना बड़ा इवेंट है, थेप को ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ ही वो उसे अकेले में समझाती भी है कि अगर उसे अपना राज ही रखना है तो उसे नॉर्मल तरीके से बिहेव करना पड़ेगा। इस तरीके से अगर वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाया तो आगे चल करके उसके लिए ही प्रॉब्लम हो सकती है। खाओ के जाने के बाद पीछे से चंपू आती है। चंपू थेप को बताती है कि इम उससे मिलना चाह रही है और बाहर वो उसका वेट कर रही है। थेप इम के आने का इंतज़ार कर रहा था। इम तो वहाँ पर नहीं आती है, लेकिन इम के बदले वहाँ पर इंग की एंट्री हो जाती है। इंग को देख करके थेप थोड़ा सा सरप्राइज़ हो जाता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। इंग बताती है कि उसे खाओ के टेबल पर एक एनवलप मिला था जिसमें यहाँ का एड्रेस था, तो इसी वजह से वो यहाँ पर आ पाई। इंग का कहना था कि थेप को ढूंढने में उसे बहुत प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन फाइनली वो खुश है कि थेप को उसने ढूंढ ही लिया है। थेप उसे दूर जाने के लिए कहता है, जिस पर इंग स्माइल करते हुए कहती है तुमसे दूर जाने के लिए तुम्हें नहीं ढूंढा है, तुम्हें फर्स्ट टाइम जब मैंने बार में देखा था तभी तुमसे प्यार कर बैठी। यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन चलो तुम मिल गए, सारी स्ट्रगल मैं भूल जाती हूँ। तुम मुझे खुद से दूर जाने के लिए कह रहे हो, जबकि तुम्हें पाने के लिए अब मैं कुछ भी करने को तैयार रहूँगी। मेरे लाइफ में प्यार नहीं था, कोई नहीं था जिसके सहारे मैं जी सकती, लेकिन तुमने मेरी जान बचा करके मेरा दिल इस तरीके से जीता कि मेरे पास अब जीने की वजह भी है और ना मरने के लिए एक रीज़न भी मिल चुका है। यहाँ पर इंग थेप को जब किस करती है, उन दोनों को किस करते हुए इम देख लेती है। इम को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसे लगता है कि थेप जिस लड़की के बारे में बता रहा था ये वही लड़की है। इधर फानू को दिखाया जाता है जो कि थेप के पास जा रहा था और इसके बारे में खाओ को मालूम पड़ जाता है, तो इसी वजह से खाओ उसे रोकने की कोशिश करती है ताकि वो थेप के पास ना जा सके, और इस चक्कर में बेचारी खाओ को चोट भी लग जाती है। इम थेप से कहती है कि उसने कुछ भी नहीं देखा है, वो वहाँ से जाने लगती है। थेप उसे पकड़ लेता है और थेप को इंग पकड़ती है कि वो उससे दूर ना जाए, लेकिन थेप इम के साथ दूसरी प्लेस पर आ जाता है। यहाँ पर इम कहती है कि उसने कुछ भी नहीं देखा और अगर देख भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो थेप की लाइफ है, वो जिसे भी पसंद करना चाहे उसकी मर्जी है। इम की बातें सुनने के बाद थेप कहता है मैं प्यार सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ से करता हूँ और किसी से भी नहीं करता हूँ। थेप की बातें सुनकर इम कहती है क्या तुम्हारी वाइफ भी है और अपनी वाइफ के होते हुए भी तुम मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तुम कितने बुरे हो थेप। तब थेप कहता है हाँ, क्योंकि मेरी वाइफ कोई और नहीं तुम ही हो। थेप की बातें सुनकर इम काफ़ी कंफ्यूज थी, लेकिन बिजली कड़कने की वजह से वो डर के थेप को हक कर लेती है। और यहाँ पर थेप पास्ट का फ्लैशबैक याद करता है कि पास्ट में भी इम इसी तरीके से बिजली से डर कर उसे हक किया करती थी। अब यहाँ पर थेप इम को बताता है कि वो किसी और से नहीं बल्कि इम से ही प्यार करता है और इम का रीबॉर्न हुआ है, मतलब कि उसका दोबारा जन्म हुआ है। और इधर फानू को दिखाया जाता है जो एक केयरिंग बॉय की तरह खाओ की केयरिंग कर रहा था। वो उसकी चोट पर मेडिसिन लगाने के लिए कह रहा था, तो वहीं पर खाओ मना करती है मैं अपने एनिमीज से अपने चोट पर मलहम नहीं लगाऊंगी, तुम दूर हटो। लेकिन फानू खाओ से कहता है मैं कह रहा हूँ ना चोट ज़्यादा लगी है, लाओ मैं मेडिसिन अप्लाई कर देता हूँ, उसके बाद में जो भी दुश्मनी रहेगी निभा लेना। फानू जब खाओ के घाव पर मेडिसिन अप्लाई कर रहा था तो पेन बढ़ जाता है, जिस पर खाओ कहती है क्या ये रिवेंज तुम ले रहे हो मुझसे। इधर इम कंफ्यूज में थेप से कहती है अब तुम मुझे पूरा बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये रीबॉर्न का चक्कर क्या है। थेप बताता है कि पास्ट में वो इम से प्यार करता था और किस तरीके से इम ने अपनी जान ली थी और थेप ने प्रॉमिस किया था कि वो लाइफ टाइम तक इम के लिए वेट करेगा। अब यहाँ पर इम कंफ्यूज थी, अगर हम दोनों एक दूसरे के पार्टनर थे, तुम मेरा इंतज़ार करते रहे, तो एक बात बताओ तुम्हारे और मेरे एज में कितना डिफरेंस होएगा, क्या 10 सालों का गैप होगा। जिस पर थेप कहता है 10 सालों का गैप नहीं है बल्कि 200 ईयर का गैप है। तब इम कंफ्यूज क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ, तुम्हारे और मेरे बीच में इतना गैप रहेगा तो फिर तुम बुढ़े नहीं हो जाओगे। तभी सडनली पैट के भेजे हुए बंदे थेप और इम को शूट करने लगते हैं। अपनी जान बचा करके वो लोग वहाँ से भागते हैं। इम तो अभी पूरी तरीके से अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर भी नहीं कर पाई थी। इम थेप से पूछती है अच्छा मुझे ये बताओ ये लोग तुम्हें मारने के लिए आए हैं कि मुझे मारने के लिए आए हैं। थेप कुछ नहीं बोलता है। फानू का कॉल इम के पास आता है। इम बताती है कि उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत है। फानू उसका नंबर ट्रैक करके वहाँ तक पहुँचने की कोशिश में लग जाता है। थेप की ड्राइविंग बहुत ही ज़्यादा फास्ट थी। इम डर रही थी। थेप जानता है कि उसे तो कोई भी नहीं मार सकता है,
लेकिन इम हर्ट हो सकती है। इसी वजह से वो इम को स्टीयरिंग संभालने के लिए कहकर चलती हुई कार से जंप कर देता है। प्री की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। इसी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है जहाँ पर उसका ऑपरेशन होने वाला था। मैट को अंदर अलाउ नहीं किया जा रहा था, लेकिन मैट जैसे तैसे करके ज़बरदस्ती वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर प्री का ऑपरेशन होने वाला था। डॉक्टर्स उसे बाहर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन मैट उनकी एक बात नहीं सुनता है और उन्हें पुश करके प्री को ब्लड पिला देता है, क्योंकि प्री भी कोई मामूली पर्सन नहीं है, वो भी एक वैम्पायर है। इसी वजह से उसे भी ब्लड की ज़रूरत पड़ी थी। मैट जो कि प्री के लिए काफ़ी परेशान था, उसे ऐसा लगा कि प्री मर चुकी है। अब वो प्री के लिए रो रहा था और उससे कहता है कि इतनी जल्दी वो उसे छोड़ करके नहीं जा सकती है। एंड सडनली प्री उठ जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो उन गुंडों की अच्छी वाली पिटाई करता है और उनसे पूछता भी है कि किसके ऑर्डर देने पर वो लोग यहाँ पर आए थे और वो किसको मारना चाह रहे थे। यहाँ पर थेप को ये तो मालूम पड़ जाता है कि सारे लोग आए हुए थे इम को मारने के लिए, तो इसी वजह से थेप और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। यहाँ पर थेप उन लोगों को डराने धमकाने की कोशिश करता है और अपने वेम्पायर वाले लुक में आ जाता है और एक बंदे का ब्लड वो चूसने ही वाला था, लेकिन सामने से इम देख लेती है, क्योंकि इम को फिक्र थी कि थेप अकेले उन गुंडों से किस तरीके से फाइट करेगा। और यहाँ पर आने के बाद उसे थेप की असलियत के बारे में पता चला। वो तो सडनली बेहोशी हो जाती है। इम के बेहोश होने पर थेप उसकी केयरिंग करता है। इम जब होश में आती है तब वो थेप को अपने सामने देखती है। अब वो बहुत बुरी तरीके से डर चुकी थी। इसका मतलब फानू ने जो कुछ भी कहा था वो सच कहा था। तुम नॉर्मल ह्यूमन नहीं हो, तुम हम इंसानों जैसे नहीं हो, तुम कुछ और ही हो, मतलब तुम वैम्पायर हो। प्लीज़ मुझसे दूर रहना, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तब यहाँ पर थेप कहता है, लेकिन मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। इम कहती है, तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे, जबकि मैंने लोगों को हर्ट करते हुए तुम्हें अभी अपने आंखों से देखा है। प्लीज़ इतनी जल्दी मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मुझे घर जाने दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। इधर फानू को दिखाया जाता है जो कि इम को लेकर काफ़ी परेशान था। उसका नंबर ट्रैक करने के बाद भी वो इम को नहीं ढूंढ पाया था। उसे लग रहा था कि थेप की वजह से इम गायब हुई है, तो इसी वजह से उसने खाओ को ही पुलिस स्टेशन में उठा लाया था। अब यहाँ पर वो खाओ को इन्वेस्टिगेशन के लिए फोर्स करता है। खाओ कहती है कि उसे सच में नहीं मालूम है कि थेप और इम कहाँ हैं। यहाँ पर फानू अपने आप को कंट्रोल करता है कि वो खाओ पर गुस्सा ना करे, लेकिन एंडिंग तक उसे गुस्सा आ ही जाता है। फानू खाओ से कहता है कि जब तक वो बताएगी नहीं कि थेप इम को कहाँ लेकर गया है, तब तक वो पुलिस स्टेशन से उसे बाहर जाने ही नहीं देगा। तब यहाँ पर खाओ कहती है, अच्छा अगर ऐसी बात है, पूरी रात रोकने का इरादा है, तो फिर ठीक है ना, मुझे भूख लगी है, एटलीस्ट डिनर के लिए कुछ ऑर्डर कर दो ताकि खाकर मैं यहाँ पर रह तो सकूँ। इधर प्री को दिखाया जाता है जो ब्लड पीने के बाद अब प्रॉपर तरीके से ठीक हो चुकी थी। मैट उसे हक करता है। फानू का कलीग अंकल डीच को बताता है कि वो सर्च वारंट लेकर आया है और वो थेप के घर की अच्छे से छानबीन करेगा, क्योंकि थेप ड्रग्स डीलिंग में इन्वॉल्व है। अंकल डीच के मना करने के बाद भी फानू का कलीग नहीं रुकता है और थेप के घर की छानबीन करना स्टार्ट कर देता है। इधर इम को दिखाया जाता है जो कि कुछ टाइम पहले बेहोश हो चुकी थी। अभी वो होश में आती है और अपने सामने थेप को देख करके बहुत बुरी तरीके से चिल्लाती है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले वो बहुत बुरी तरीके से ड्रीम देख रही थी कि थेप उसे बाइट करने वाला है। वो डर कर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जाती है तो वो खुद भी शॉक में हो जाती है, क्योंकि थेप उसे ऐसी प्लेस पर लेकर आया था जहाँ पर थेप और इम के अलावा तीसरा कोई और बंदा नहीं था। इम डरती हुई थेप से कहती है, देखो प्लीज़ मुझे मारना नहीं, अभी मुझे जीना है। तुम मुझे यहाँ पर इस वजह से लेकर आए हो ना, ताकि दुनिया को खबर भी ना होए और तुम मेरा काम तमाम कर सको। ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी, कहकर वहाँ से भागने लगती है, जबकि थेप इम को रोकने की कोशिश कर रहा था और इस चक्कर में इम गिरने वाली थी। थेप उसे बचा लेता है। इम थेप को पुश करती है ताकि वो उससे खुद को छुड़ा सके, लेकिन गलती से वो खुद ही गिर जाती है। और यहाँ पर थेप कहता है, देखो इस तरीके से रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। तब इम कहती है, इंसान? अरे तुम तो इंसान हो ही नहीं, तुम तो वैम्पायर हो, तुम दूसरों को मारते हो और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे छोड़ दोगे। देखो तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो ताकि तुम मेरा काम तमाम कर दो और किसी को खबर भी ना होए, लेकिन प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे घर जाने दो। और वैसे भी मेरे बारे में डैडी को कुछ भी नहीं मालूम है, अगर उन्हें मालूम पड़ा तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, मुझे मेरे डैडी से मिलना है, जाने दो ना। थेप उसकी तरफ बढ़ता है। इम घबरा जाती है। थेप स्माइल करता है। सीन यहीं से कट होता है और अगली सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर फानू का कलीग उसे बताता है कि थेप के घर में उसे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली जिससे ये साबित हो सके कि थेप ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व है। तो वहीं पर खाऊ हंसते हुए कहती है, अब तुम्हारी अगर इंक्वायरी कंप्लीट हो चुकी है तो क्या मुझे यहाँ से तुम जाने दोगे? जिस पर फानू कहता है, तो मुझे ये बताओ कि थेप इम को कहाँ पर लेकर गया है। इधर थेप किचन में लगा हुआ था इम के लिए खाना बनाने के लिए। इम वहाँ से भागने का ट्राई कर रही थी, लेकिन थेप की पावर से वो जान जाता है। वह इम को अपने पास आने के लिए कहता है। इम डरते हुए आती है। थेप कहता है कि उसने इम के लिए बहुत सारे फूड तैयार किए हैं, तो उसे जो कुछ भी खाना है वो खा सकती है। इम मना करती है,
तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे हाथों से खाना खाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी मुझे भूख नहीं लगी है। तब थेप स्माइल करते हुए एम से कहता है कि उसके कान बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं। वो एम के पेट की गुड़गुड़ाहट की आवाज़ सुन सकता है कि एम को कितनी ज़्यादा भूख लगी है। एम कहती है, क्या सच में? थेप कहता है, ऑफ कोर्स। डाइनिंग टेबल पर एम की सारी फेवरेट वाली डिशेस थी। थेप उसे ट्राई करने के लिए कहता है। एम डर रही थी, कहीं तुमने इसमें कुछ ऐसा तो नहीं मिलाया है जैसे खाने के बाद मैं टे बोल दूँ। थेप कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं पहले तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें मैं हर्ट नहीं कर सकता हूँ। आगे अंकल डिच के थ्रू थेप को मालूम पड़ता है कि उसके घर पर ना रहने पर पुलिस आई थी और उसके घर की अच्छे से तलाशी ली थी, बट उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अंकल डिच थेप से कहते हैं कि एम को लेकर के उसके परिवार वाले काफ़ी परेशान हैं, वो एम को उसके परिवार वालों के पास छोड़ दे। इधर प्री को दिखाया जाता है जो हर बार कंपनी व्हील चेयर पर आती थी, बट आज वो अपने पैरों पर आई हुई थी। सारा स्टाफ उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश था एंड यहाँ पर उसके स्टाफ का कहना था कि वो पहले से ज़्यादा प्रीटी लग रही है और काफ़ी यंग भी लग रही है और वो इतनी अच्छी तरीके से रिकवर हो गई है कि कोई कह ही नहीं सकता है कि वो पहले बीमार रहा करती थी। अपने स्टाफ को हैरान देखते हुए प्री कहती है, क्या तुम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं ठीक होकर आई हूँ? जिस पर एम्प्लॉय का कहना था कि उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि उनकी बॉस ठीक हो गई है। आगे प्री को मीटिंग अटेंड करते हुए दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। उसे जब यहाँ पर मालूम पड़ता है कि जब वो बीमार थी तो उसकी कंपनी को बहुत कुछ सहना पड़ा, बहुत कुछ लॉस हो चुका है। इस वजह से वो काफ़ी गुस्से में थी और अपना गुस्सा निकालते हुए वो टेबल को ही तोड़ फोड़ देती है। इधर थेप और एम को दिखाया जाता है। एम जान चुकी थी कि इतनी आसानी से तो वो यहाँ से नहीं जा सकती है, तो वो थेप के ही थ्रू जा सकती है, तो थेप को बनाना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसी वजह से एम थेप से कहती है, तुम्हारे पास्ट के बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं है। कहने को तो तुम कह रहे हो कि तुमने मेरा पिछले 200 सालों से इंतज़ार किया है, मैं कैसे मानूँ? मैं खुद के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, मेरा पास्ट क्या था क्या नहीं था कुछ भी याद नहीं है। तो उसे समझने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट करूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे मेरा पास्ट जब तक याद नहीं आ जाता है मैं इन सारे मैटर में इन्वॉल्व नहीं हो सकती हूँ। तुमने मेरा जहाँ इतना इंतज़ार किया है वहाँ कुछ टाइम तक थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो। थेप मान जाता है और अगले सीन में थेप को दिखाया जाता है जो कि एम को सही सलामत उसके घर पर ड्रॉप कर देता है। थेप एम को ड्रॉप करके वहाँ से जाने वाला था, लेकिन वो एम के डैड को देख लेता है। वो कार से बाहर निकलता है। एम के डैड काफ़ी घबराए हुए थे। तुम यहाँ पर कैसे? तुम तो ह्यूमन नहीं हो। एम के डैड काफ़ी डरे हुए थे और गन निकाल लेते हैं। उन्हें थेप से खतरा महसूस हो रहा था। थेप स्माइल करते हुए कहता है, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं जबकि पास में मैंने आपकी जान बचाई? क्या जान बचाने का ये सिला दोगे? एम के डैड का कहना था कि थेप बुरा है, तो वहीं पर थेप कहता है कि मैं बुरा नहीं अच्छा हूँ। एम के डैड पूछते हैं कि वो थेप के लिए क्या करे, जहाँ पर थेप का कहना था कि वो लोगों के सामने ये साबित करे कि थेप अच्छा पर्सन है, बुरा नहीं है। अंकल डिच और खाओ डरे हुए थे क्योंकि यहाँ पर उन्होंने फूड दिया था खाने के लिए थेप को, लेकिन थेप तो आज किसी और ही मूड में था। वो थोड़ा अपसेट था और अंकल डिच से रिक्वेस्ट करता है कि वो आज ड्रिंक करना चाह रहा है। वैसे तो थेप बार में ज़रूर जाता था, लेकिन कभी उसने ड्रिंक नहीं किया था, लेकिन आज यहाँ पर वो ड्रिंक करता है और नशा तो उसके सर चढ़कर बोलता है। अंकल डिच को अपनी गोद में ले लेता है और उन्हें बताता है कि लोग उसके बारे में कितना बुरा भला सोचते हैं, जबकि वो बुरा नहीं है, अच्छा है। वो हर किसी के साथ बुरा नहीं करता है, सिर्फ बुरे लोगों के साथ उसका बिहेवियर बुरा है, अच्छे लोगों के साथ अच्छा है। वो और भी ज़्यादा ड्रिंक करना चाह रहा था। खाओ से थेप की ये कंडीशन देखी नहीं जाती है, इसी वजह से वो ड्रिंक को हाइड करने लगती है। थेप कहता है, खाओ तुम क्या छुपा रही हो, मुझे पीना है, प्लीज़ मुझे दे दो। इधर एम को दिखाया जाता है जो टी शर्ट को देखते हुए थेप के बारे में सोच रही थी। उसके बाद वो खुद से ही बातें करने लगती है, क्या मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ क्या? छोड़ो, ये मोटापा तो बाद में मैं कम कर लूँगी, लेकिन फ़िलहाल मुझे अभी उस वैम्पायर से बचने का मेथड सोचना पड़ेगा। कैसे उससे बच सकती हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पर फानू की एंट्री हो जाती है। फानू एम को लेकर के काफ़ी परेशान था। एम घर पर आ गई है, इसके बारे में जैसे उसे मालूम पड़ता है वैसे वो एम से मिलने के लिए आता है। वो एम से कहता है कि थेप से वो ज़रा दूर रहे क्योंकि थेप अच्छा नहीं है, ड्रग डीलिंग में भी उसका नाम आ रहा है। साथ ही फानू यहाँ पर थेप को डेंजरस भी बोलता है। एम समझ रही थी कि फानू की क्या सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि जब उसने भी थेप को पहली बार उसके ओरिजिनल लुक में देखा था तो खुद भी कितनी ज़्यादा परेशान हुई थी। तभी पीछे से एम के डैड आ जाते हैं जो फानू से कहते हैं, तुम जिस तरीके से थेप के बारे में सोच रहे हो वो वैसा नहीं है, वो अच्छा बनता है। डैड की बातें सुन करके एम हैरान थी कि डैड थेप से कब मिले। यहाँ पर फानू को दिखाया जाता है जो एम के डैड की बातें सुनने के बाद कहता है, अंकल आप भी यही कह रहे हैं कि वो अच्छा पर्सन है, लेकिन मेरा माइंड तो कुछ और ही कह रहा है। ठीक है, मैं एक बार कोशिश करता हूँ थेप को अच्छा समझने के लिए, लेकिन इसके लिए मुझे खुद से काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। फानू के जाने के बाद एम डैड से पूछती है कि वो थेप को कैसे जानते हैं। पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एम के डैड एक पुलिस ऑफिसर थे, वो कुछ ड्रग्स डीलिंग वालों को फॉलो कर रहे थे एंड इसी में ही उनका बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया था। वो मरने की कगार पे थे, तब वो थेप से मिलते हैं।
थेप उनके पास ही था। एम के डैड फ़ोटो निकालते हैं जिसमें एम और उसका ब्रदर डियोन था। दोनों की फ़ोटो देखते ही डैड का कहना था कि वो अपने बच्चों के लिए जीना चाहते हैं, वो अभी मरना नहीं चाहते हैं। साथ ही वो थेप से हेल्प की डिमांड भी करते हैं। थेप उनकी हेल्प के लिए तैयार हो जाता है और अपने ब्लड से वो एम के डैड की जान बचा लेता है। अब एम के डैड यहाँ पर एम को सच्चाई बताते हैं। एम हैरान थी, क्या थेप ने आपकी जान बचाई? वो डेंजरस होकर भी आपकी जान बचाई? डैड कहते हैं हाँ। इंग किसी मीटिंग के लिए आई हुई थी जहाँ पर उसकी मुलाकात मैट से होती है। मैट इंग को देखते ही पहचान जाता है और उसके ब्रदर पैट के बारे में बताता है। इंग भी हैरान थी कि ये मेरे भाई के बारे में कैसे जानता है। यहाँ पर मैट का कहना था कि वो इंग को इस वजह से जान रहा है क्योंकि पैट ने उसके लिए एक अपार्टमेंट ख़रीदा है जो कि अब वो इंग को देना चाह रहे हैं। इंग कहती है क्या सच में मेरे भाई ने मेरे लिए अपार्टमेंट ख़रीदा था? तब यहाँ पर मैट की भी शो करता है। मैट कहता है कि अगर वो उसके साथ हाथ मिलाती है और डॉक्यूमेंट्स के पेपर उसे दे देती है तो ऐसे न जाने कितने अपार्टमेंट वो इनको फ्री में दे देगा। इनको मैट कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसी वजह से वो वहाँ से जाने लगती है, जिस पर मैट इंग के साथ बदतमीज़ी पर उतर आता है। इंग अपने आप को मैट से बचाने की कोशिश कर ही रही होती है, तभी वहाँ पर मैट की वाइफ की एंट्री हो जाती है, मतलब कि प्री की। प्री जब अपने हस्बैंड को किसी और लड़की के साथ देखती है तब बजाय अपने हस्बैंड पर उंगली उठाने के वो तो उल्टा इंग पर ही झपट पड़ती है, एकदम जंगली बिल्ली की तरह। इंग प्री से अपने आप को बचाने के चक्कर में भाग रही थी और गलती से वो थेप से टकरा जाती है और थेप से कहती है कि वो उसकी हेल्प करे, नहीं तो वो जंगली बिल्ली उसे नोच खा जाएगी। थेप इंग को बचाने के लिए आगे आ जाता है तो वहीं पर प्री काफ़ी गुस्से में थी और वो इंग को हिट करने वाली थी, लेकिन सामने से थेप उसके वार को रोक देता है। यहाँ पर जब थेप ने प्री के हाथों को पकड़ा था तब प्री को उस वक्त कुछ अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी और थेप को भी, इस वजह से क्योंकि दोनों ही वैम्पायर्स थे तो उन दोनों को कुछ अजीब लग रहा था। तभी वहाँ पर आकर मैट अपनी वाइफ को कूल डाउन करवाता है एंड यहाँ पर बताता है कि थेप वही पर्सन है जिसने करंट में उनकी कंपनी से उनका विला ख़रीदा है। इंग थेप को थैंक्स बोलती है कि सही टाइम पर उसने उसकी हेल्प कर दी, नहीं तो वो जंगली बिल्ली उसके दांत को तोड़ ही देती ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी उसके फेस पे लग चुका था और ब्लड निकल रहा था, जहाँ पर थेप उसे अपनी हैंकी देता है। यहाँ पर दिखाया जाता है इंग थेप से कहती है कि न जाने मैट किन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा था, उसे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। तब यहाँ पर थेप कहता है डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्या तुम मुझे बता सकती हो मैट किस डॉक्यूमेंट्स के बारे में कह रहा था? इंग कहती है मुझे खुद भी नहीं मालूम, लेकिन हाँ मुझे इतना समझ में आया है कि मेरा भाई पैट कोई डॉक्यूमेंट छोड़ कर गया है मेरे लिए जो कि मैट चाहता है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट में क्या है क्या नहीं है इसके बारे में मुझे खुद भी आइडिया नहीं है। इधर प्री को दिखाया जाता है जो अचानक से ही बेहोश हो जाती है और उसके बेहोश होने पर मैट और उसका स्पाई दोनों बहुत बुरी तरीके से डरे हुए थे। मैट को यहाँ पर लगने लगा था कि प्री ने जो ब्लड पिया है शायद उसी का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है जिसकी वजह से वो अचानक से बेहोश हो गई, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद प्री होश में आ जाती है। वो पहले जैसी नहीं रही थी, उसके अंदर थोड़ी सी वीकनेस आ गई थी जिसको लेकर के अब मैट काफ़ी परेशान हो चुका था। इधर थेप को दिखाया जाता है जब से वो प्री से मिलकर आया था उसे कुछ अजीब सा लग रहा था, इसी वजह से वो अंकल डिच से मैट की वाइफ यानी प्री के बारे में पूछ रहा था, जहाँ पर अंकल डिच और खाओ उसे बताते हैं कि मैट की वाइफ अक्सर बीमार रहा करती थी, लेकिन फ़िलहाल कुछ टाइम से वो रिकवर हो चुकी है और कंपनी को उसने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? थेप बताता है कि जब से वो प्री से मिला है उसे कुछ अजीब सा लग रहा है, मानो कुछ तो गलत है। इधर इंग को दिखाया जाता है जो कि तैयार शैयार हो रही थी एक इंटरव्यू के लिए और इसी तैयारी शैयारी में उसे उसके पर्स से एक की मिलती है जिसे देख करके वो खुद भी हैरान थी। इंग बेड पर थी, उसे नींद नहीं आ रही थी, वो पास्ट में थेप के साथ अच्छे बिताए हुए पलों को याद कर रही थी और उस वक्त वो थेप को मिस भी कर रही थी कि कितने अच्छे टाइम उन दोनों ने स्पेंड किए। लेकिन जैसे इंग को रियलाइज़ होता है कि वो थेप के बारे में सोच रही है जो कि एक वैम्पायर है, तब वो सडनली होश में आती है, नहीं मैं उसके बारे में ऐसा नहीं सोच सकती हूँ, मुझे तो ये सोचना चाहिए कि कितनी जल्दी मैं उससे पीछे छुड़ा सकूं। इंग थेप से मिलने के लिए उसके घर पर भी आ जाती है। अंकल थेप को अलर्ट कर देते हैं कि इंग आई हुई है, जिसकी वजह से थेप वहां से चला जाता है। अंकल डिच और खाओ इंग को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंग ज़बरदस्ती घर के अंदर इंटर कर लेती है। इधर थेप को दिखाया जाता है उसे अकेला देख करके एक अटैकर उस पर अटैक कर देता है, वो उसे नाइफ से भी मारता है, लेकिन बाद में यहाँ पर मालूम पड़ता है कि वो मैट का भेजा हुआ स्पाई है जो कि थेप को मारने के लिए आया था। वो थेप को तो कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन थेप उल्टा उसका ब्लड पी रहा होता है एंड सडनली वहाँ पर एंट्री हो जाती है इंग की। इंग इस तरीके से जब थेप की सच्चाई के बारे में देखती है
तब वो खुद भी शॉक में हो जाती है। इंग जोर से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। थिप उसे पकड़ लेता है। अंकल डिच और खाओ डर रहे थे कि कहीं थिप इंग को हर्ट न कर दे, लेकिन थिप इंग को हर्ट नहीं करता है। मैट का स्पाई किसी तरीके से भाग जाता है। अब यहाँ पर मैट को मालूम पड़ता है उसने उसके स्पाई को ही जंजीरों में जकड़ कर रखा हुआ था, क्योंकि उसे अच्छे से मालूम है कि अगर इसने किसी को काटा तो वेम्पायर का पॉइजन उसमें भी चढ़ सकता है। इसी वजह से उसने अपने ही स्पाई को जंजीरों में जकड़ के रखा था और उसके थ्रू से मालूम पड़ जाता है कि थिप कोई मामूली पर्सन नहीं है, बल्कि वो एक वेम्पायर है। थिप का वेम्पायर लुक दिखाया जाता है और ये ड्रीम देख रही थी इंग। इंग चिल्ला करके उठकर बैठ जाती है और जब वो अपने आप को थिप के घर पर पाती है तो और भी ज़्यादा डर जाती है। वो वहाँ से भागने वाली थी, लेकिन सामने से थिप आ जाता है। थिप उसे कुछ एक्सप्लेन करता उससे पहले ही इंग उस पर भड़क पड़ती है। अच्छा, तो तुम वेम्पायर हो? तो इसका मतलब तुमने मेरे भाई की जान ली, क्योंकि पैड के नेक पर तुम्हारे टीथ के निशान थे। इसका मतलब तुमने मेरे भाई को मारा। तुम एक मर्डरर हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इंग थिप को धमकी देती है कि वो पुलिस स्टेशन में जा करके उसके बारे में सब कुछ बता देगी। थिप इंग को जाने से रोकता है और उसे उस कमरे में ही लॉक करके रख देता है। इंग के डैड थिप को बताते हैं कि उनसे जितना भी हो सकता था उन्होंने किया है, लेकिन इस बदले में वो थिप से कहते हैं कि वो उनकी बेटी को हर्ट ना करे, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जिस पर थिप इम के डैड को बताता है कि वो इम को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। एक बार वो इम को खो चुका है, दोबारा मिलने पर वो उसे खोने की कंडीशन में नहीं है। इम के डैड थिप को फानू के रिलेटेड अलर्ट करते हैं कि फानू उसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है, तो वो ज़रा फानू से अलर्ट रहे, नहीं तो आगे चल करके हो सकता है फानू ही उसके बारे में पूरी दुनिया को सच्चाई बता दे। इधर खाओ को दिखाया जाता है जो कि इंग के लिए खाना लेकर आई हुई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से इंग ने कुछ भी नहीं खाया है। थिप के कहने पर वो खाना लेकर आई हुई थी, लेकिन इंग तो उल्टा खाओ पर ही भड़की हुई थी। तुम भी थिप के साथ मिली हुई हो ना, तुम भी मेरे भाई के मर्डर में फुल इन्वॉल्व हो, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। और इस बात को लेकर के खाओ और इंग के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है एंड फाइटिंग में इंग ही जीतती है और उसे मौका मिल जाता है उस रूम से बाहर निकलने का। मैट के बुलाने पर थिप मैट से मिलने के लिए आया था एंड यहाँ पर वो मैट से पूछता है कि उसने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया। मैट कहता है कि वो उसके सच्चाई के बारे में जान चुका है, इसी वजह से उसे बस थिप से थोड़ा सा उसका ब्लड चाहिए। मैट का कहना था कि वो थिप के बारे में जानता है कि वो एक वेम्पायर है। उसका ब्लड जहाँ दूसरों के लिए जहर है, तो वहीं उसका ब्लड दूसरों के लिए अमृत भी है। वो किसी की जान भी ले सकता है और किसी की जान बचा भी सकता है। थिप जब मैट को अपना ब्लड देने से मना कर देता है, तब मैट थिप को इम का नाम लेकर के ब्लैकमेल करता है कि वो अच्छी तरीके से जानता है कि वो इम से प्यार करता है और इम के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अगर वो चाहता है कि इम सही सलामत रहे तो वो ब्लड दे दे। थिप को बुरा लगता है, जिसकी वजह से वो अपना कंट्रोल खो बैठता है एंड यहाँ पर वो मैट की अच्छी वाली पिटाई करने वाला था, लेकिन बीच में इम आ जाती है और इम थिप को ऐसा करने से रोक देती है और तभी वहाँ पर प्रे की एंट्री हो जाती है। सारी सिचुएशन को देख करके वो घबरा सी जाती है और अपने हस्बैंड को बचाने की कोशिश करती है और इस बचाने के चक्कर में वो इम को पुश कर देती है और थिप उसे पुश कर देता है। थिप के ज़रा से पुश करने पर प्री बेहोश हो जाती है और उसकी बॉडी पूरी तरीके से नीली होने लगती है, जिसे लेकर के मैट एक बार फिर से काफ़ी परेशान हो जाता है। इधर इम, जिसे नहीं मालूम है कि उसकी बॉस की वाइफ एक वेम्पायर है, तो वो उसकी केयरिंग के लिए जाने वाली थी, लेकिन थिप उसे अलर्ट करता है, साथ ये भी कहता है कि वो उससे ज़रा दूर रहे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इंग सीधा भागते हुए थिप के पास आती है और थिप को वो इम के साथ पाती है। यहाँ पर इंग को दिखाया जाता है जो कि इम को थिप के बारे में बताती है कि वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, बल्कि एक वेम्पायर है जो लोगों को मारते फिरता है और लोगों को ही खून चूसता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है इंग अपना बदला लेने के लिए थिप पर वार भी करती है, लेकिन थिप को कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट डे इम और उसकी फ्रेंड चंपू दोनों थिप के बारे में पता करने के लिए आते हैं कि क्या उसकी सिचुएशन ठीक है। तब थिप उन्हें सही सलामत मिलता है। अंकल डिच थिप को अलर्ट करते हैं कि वो इम और उसकी फ्रेंड चंपू को घर के अंदर ना लेके जाए और कहीं बाहर ही उनसे बातें करने के लिए चला जाए। थिप उनसे कहता भी है कि क्या हम बाहर बात कर सकते हैं, तो वहीं पर चंपू का कहना था, क्यों, तुम डर रहे हो क्या? तुम्हारे घर में कोई लड़की छुपी हुई है क्या, जो कहीं हम देख ना लें, इसी वजह से डर रहे हो? एंड तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है इंग की। इंग आते ही कहती है, तुम सच कह रही हो? हाँ, मुझे छुपा कर रखा है थिप ने, इस वजह से क्योंकि ये मुझसे प्यार जो करता है। एंड यहाँ पर ये सब सुन करके बेचारी इंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो वहीं पर थिप का कहना था कि वो इंग से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है और साथ ही इंग से कहता है कि वो रूम में जाए। इंग रूम में जाने से मना कर देती है। क्यों, डर लग रहा है दुनिया के सामने ये बताते हुए कि तुम मुझसे प्यार करते हो? कोई बात नहीं। और अच्छा, ये इम है ना जिससे तुम बहुत ज़्यादा आजकल मिलते जुलते हो? इंग कोई और बखेड़ा ना खड़ा कर दे, इसी वजह से थिप उसे ज़बरदस्ती रूम में लेकर आता है।
और उसे रूम में ही रहने के लिए कहता है। यहाँ पर इंग को दिखाया जाता है। इंग थेप से कहती है कि मैंने तुम पर वार करके इतना तो समझ लिया है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकती हूँ, तुम मेरे हाथों से नहीं मरोगे, लेकिन तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में मैं खुश भी नहीं रहने दूँगी। पैट, जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मेरा भाई था इकलौता, ज़िंदगी थी मेरी वो, और तुमने मुझसे दूर कर दिया तो तुम्हें भी तुम्हारे प्यार से मैं दूर करूँगी। जानती हो तुम उस लड़की से प्यार करते हो। थेप इंग को डराने के लिए अपने वेम्पायर लुक में आता है, तो वहीं पर इंग, जो कि उससे बिल्कुल भी नहीं डर रही थी, डरने के बजाय वो तो उल्टा उसी को जा कर के किस कर लेती है और उसके लिप को काट लेती है। थेप उसे खुद से दूर करता है। इंग स्माइल करते हुए कहती है, ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो तुम्हारी लाइफ को मैं किस तरीके से स्पॉइल करूँगी कि खुद की मौत से तुम खुद ही मरोगे। इधर बेचारी इंग को दिखाया जाता है, जो कहीं ना कहीं थेप को प्यार भी करती है और उससे थोड़ा डरती भी है, लेकिन उसने जब थेप के घर पर इंग को देखा तब उसे बुरा लगा और इसी वजह से वो अपने फ्रेंड चंपू के साथ बैठ करके खूब ड्रिंक कर रही होती है। चंपू इंग से कहती है कि वो इतना ज़्यादा ड्रिंक ना करे कि खुद को संभाल ना पाए, लेकिन इंग उसकी एक नहीं सुनती है और ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रही होती है। थेप उसे कॉल करता है, लेकिन इंग उसका कॉल रिसीव नहीं करती है, जिसकी वजह से थेप को उसके पास आना पड़ता है। थेप को अपने सामने देख करके वो उससे कहती है, क्या ये तुम सच में हो? लेकिन अगर तुम सच में हो तो तुम्हारे वेम्पायर टीथ कहाँ दिखाई नहीं दे रहे, जिससे तुम मुझे डराते हो। आज बिल्कुल भी मुझे डर नहीं लग रहा है। तभी पीछे से चंपू आ जाती है, जो कि फ्रेश होने के लिए गई थी। थेप को दिखती है, तब वो अपने फ्रेंड एम को कहती है कि वो इस थेप से ज़रा दूर रहे और उसे अपने साथ घर ले जाने लगती है, जिस पर एम का कहना था कि वो और ज़्यादा ड्रिंक करेगी और इतनी जल्दी घर नहीं जाएगी, क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। चंपू उसे ज़बरदस्ती घर ले जाने के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन चंपू के साथ बजाय जाने के एम थेप के साथ जाना पसंद करती है, जिस पर चंपू कहती है, ठीक है थेप, तुम इसे इसके घर पर अच्छे से ड्रॉप कर देना। हाँ, मैं घर जा रही हूँ। हाँ, लेकिन याद रखना मेरी नज़र तुम पर रहेगी। मेरे फ्रेंड को उसके घर पर ड्रॉप कर देना, कहकर वहाँ से अपना पर्स लेकर के चली जाती है। अब चंपू के जाने के बाद थेप इम से कहता है कि वो उसके घर उसे ड्रॉप करना चाहता है, वो घर चले, लेकिन इम घर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। इम थेप से कहती है कि उसने अपने डैड से प्रॉमिस किया था कि वो इतना ज़्यादा ड्रिंक नहीं करेगी, लेकिन उसकी वजह से आज उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया और साथ ही उसने अपने डैड से प्रॉमिस किया था, आज उसने ये प्रॉमिस भी तोड़ दिया। थेप इम को घर चलने के लिए कहता है, जिस पर इम कहती है कि मैं घर नहीं जाऊंगी, अगर डैड मुझे इस कंडीशन में देखेंगे तो बहुत बुरी तरीके से हर्ट होंगे, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ, इसी वजह से मुझे होटल में जाना है। थेप कहता है, क्या सच में? इम कहती है हाँ, और उसके ऊपर ही चढ़ जाती है, मुझे घर नहीं जाना, मुझे होटल जाना है। थेप टैक्सी बुलाता है एंड सीन ऐसे कट होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर इम थेप को ऐसी प्लेस पर लेकर जाती है जहाँ पर शरीफ लोग तो बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, लेकिन इम की वजह से थेप को भी उसी प्लेस पर जाना पड़ता है, क्योंकि इम ज़बरदस्ती घसीट कर थेप को लेकर जाती है और उसके बाद सीधा थेप को बेड पर पटकती है और हंटर ले करके मस्त उसकी क्लास लेना स्टार्ट कर देती है। उस लड़की ने क्या कहा कि तुम उसके हो, क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? थेप कहता है, नहीं नहीं, मैंने कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से नहीं, और इनके बारे में क्या मैटर है वो मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। एम कहती है, क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? उससे तो नहीं। थेप कहता है, नहीं नहीं बिल्कुल भी, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। थेप सिर्फ और सिर्फ इम से प्यार करता है। ये सुन करके इम थोड़ा सा सेटिस्फाई फील करती है और स्माइल करने लगती है। वो कुछ टाइम तक तो बस थेप को ही देखे जा रही थी, जिस पर थेप इम से कहता है, क्या तुम कुछ हंगामा क्रिएट करने वाली हो क्या, जो इतनी शांति से मुझे देख रही हो? जिस पर इम कहती है, तुमने सही कहा, और अपने पर्स से अपना फ़ोन निकालती है। उसके बाद थेप के ऊपर बैठकर थेप के साथ बहुत सारी सेल्फी लेती है और थेप से कहती है कि ये सारी फ़ोटोज़ वो इंग को सेंड करेगी, ये बताने के लिए कि थेप किससे प्यार करता है। आखिर थेप कौन है? वही पर्सन है जिसने मेरा पूरे 200 सालों से इंतज़ार किया है। ज़रा मैं भी तो बताऊं उसे कि तुम मुझसे कितना ज़्यादा प्यार कर रहे हो। एम जब थेप के ऊपर बैठी हुई थी, उसकी वजह से वो काफ़ी शाय फील कर रहा था और इसी वजह से उसके वेम्पायर टीथ बाहर आ जाते हैं, जिससे इम देख लेती है एंड उसके बाद वो थेप से कहती है कि उसके वेम्पायर टीथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। वो भी सेम वेम्पायर के तरीके उसे एक बाइट करना चाह रही है और उसे बेड पर पटक देती है उसे काटने के लिए, लेकिन उससे पहले वो बेहोश हो जाती है। एम के बेहोश होने पर थेप एम की अच्छी तरीके से केयरिंग करता है, उसे प्रॉपर तरीके से लिटाता है एंड वहीं पर ही बैठा रहता है। मॉर्निंग में थेप बाहर निकलने का ट्राई कर रहा था, लेकिन सूरज की रोशनी की वजह से वो बाहर नहीं जा पा रहा था, उसके हाथ जल रहे थे। पीछे से इम भी उठ जाती है जब वो नोटिस करती है कि थेप और वो सिर्फ दोनों एक ही कमरे में हैं। तब वो थेप से डरने लगती है। थेप उसे खुद से डरने से मना करता है और उसे बताता है कि वो बाहर नहीं जा पा रहा है क्योंकि सूरज की रोशनी में वो नहीं जा सकता है, और रिक्वेस्ट करता है कि इम उसकी हेल्प करे। इम जो कि थेप से डर रही थी, वो किसी तरीके से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन सूरज की रोशनी की वजह से
थेप बाहर नहीं निकल पा रहा था। इम थेप को अकेले छोड़ करके चली गई थी, जिसकी वजह से थेप रो रहा था कि वो ऐसा क्यों है, जिसकी वजह से हर कोई उसे नापसंद कर रहा है। तभी अचानक से एंट्री हो जाती है इम की। इम जो कि थेप को कुछ टाइम पहले अकेले छोड़कर गई थी, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। इसी वजह से वो दोबारा थेप के पास आती है और उसे सॉरी बोलती है उसे अकेला छोड़ करके जाने के लिए। साथ ही यहाँ पर इम थेप से ये भी कहती है कि जब इम को ज़रूरत थी थेप ने हर वक्त उसकी मदद की और आज उसकी मुसीबत के वक्त वो उसका साथ छोड़ करके जा रही थी तो उसे बुरा लग रहा था। यहाँ पर थेप को दिखाया जाता है जो इम से कहता है तुम वापस किस वजह से आई? इस वजह से क्योंकि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है ना। इम कहती है फीलिंग्स के बारे में ये तो अभी कुछ बता नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे बुरा लग रहा था इस तरह तुम्हें अकेला छोड़ करके जाने के लिए। थेप इम के क्लोज आता है और कहता है मानो या ना मानो ये फीलिंग्स तुम्हारे लिए मेरा प्यार ही है। तब इम थेप से कहती है मैं अभी कुछ बता नहीं सकती हूँ कि ये फीलिंग्स तुम्हारे लिए मेरा प्यार है या नहीं है, मैं भी खुद भी कंफ्यूज हूँ। इम की बातें सुन करके थेप इम को किस कर लेता है। इम थेप से कहती है मुझे नहीं मालूम कि सच में तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं, क्योंकि तुमने मुझे बताया है कि पास्ट में तुम अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उसी की वजह से शायद तुम मुझसे प्यार कर रहे हो। क्या इसी तरीके से तब भी मुझसे तुम प्यार करोगे अगर मैं वो लड़की नहीं भी रहूं? थेप को पूरी श्योरिटी थी कि वही लड़की है जिससे वो पास्ट में प्यार करता था, तो इसी वजह से वो हाँ बोल देता है, जिस पर इम भी खुश होकर के थेप को किस करती है। और जब दोनों एक दूसरे को किस कर चुके होते हैं उसके बाद दोनों काफ़ी शाय फील कर रहे होते हैं। अगले सीन में इम फानू के पास कॉल करती है और उससे हेल्प की डिमांड करती है। नेक्स्ट सीन में फानू को दिखाया जाता है जिसने थेप और इम की हेल्प की थी। थेप को अच्छी तरीके से कवर करके इम घर लेकर आ रही थी। यहाँ पर रास्ते में इम फानू से कहती है कि घर चलने के बाद वो सब कुछ बता देगी, लेकिन फ़िलहाल अभी किसी भी तरीके से उसे घर चलना है। थेप उसने अपने फेस को पूरी तरीके से कवर करके रखा हुआ था, लेकिन फानू को मालूम है कि ये थेप है, लेकिन उसने अपने फेस को इस तरीके से कवर क्यों करके रखा है, इसका रीज़न भी वो जानना चाहता था। आगे जब तीनों घर आते हैं इम के, तब फानू इम से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा था और तुम दोनों कहाँ थे। इम उसे सब कुछ बता देती है। सारी बातें सुनने के बाद फानू हर्ट होता है कि पूरी रात इम और थेप दोनों एक ही कमरे में थे। फानू थेप से कहता है क्या तुमने कुछ फिर से गलत काम किया जिसकी वजह से तुम्हें अपना मुँह छुपाना पड़ रहा है? तब यहाँ पर फानू को मालूम पड़ जाता है कि थेप एक वेम्पायर है, वो भी इम के थ्रू। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर मैट अपने ही बंदे की खूब पिटाई कर रहा था, इस वजह से क्योंकि वो फानू की नज़रों में आ चुका था और कहीं वो खुद पकड़ा ना जाए, इसी वजह से मैट अपने ही बंदे की धुलाई कर रहा था। मैट यहाँ पर प्लानिंग कर रहा था कि किस तरीके से वो थेप को ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व करके उसका बिजनेस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करे, और यहाँ पर उसका प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से वो अपनी बंदी की धुलाई कर रहा था। इधर प्री को दिखाया जाता है जिसने सब कुछ सुन लिया था। एक बार फिर से वो व्हील चेयर पर आ चुकी थी और उसकी बॉडी पे हर तरफ निशान थे। प्री यहाँ पर मैट को ये नहीं शो करती है कि उसने मैट की सारी बातें सुन ली है, बस वो उसके मुंह से सुनना चाह रही थी, लेकिन मैट झूठ बोल देता है। आगे इम को दिखाया जाता है जो थेप को अंधेरे कमरे में लेकर आती है जहाँ पर वो थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा था और साथ ही फानू भी आया था। थेप यहाँ पर फानू को बता देता है क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर है, वो बताता है कि वो ड्रग डीलिंग में ज़रूर इन्वॉल्व है, लेकिन वो मैट की तरह नहीं है, वो अच्छे काम के लिए उन सब में इन्वॉल्व है, लेकिन मैट इलीगल तरीके से ड्रग्स डीलिंग कर रहा है। अगर तुम्हें पकड़ना है तो उसे पकड़ो। ये तीनों जहाँ सीरियस मैटर पर बात कर रहे थे तो डियोन और उसका फ्रेंड कान लगाए खड़े थे और सडनली इम डोर ओपन कर देती है, जिसकी वजह से वो दोनों गिर जाते हैं। यहाँ पर डियोन और उसका फ्रेंड का कहना था कि वो भी उनकी टीम में इन्वॉल्व हो सकते हैं क्योंकि डियोन भी अब अडल्ट हो चुका है और वो उनकी बातें सुनना चाहता है। आखिर वो लोग किस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन इम उन्हें बाहर कर देती है कि अभी छोटे ही हो, तुम छोटे ही बनकर रहो। थेप के थ्रू जब इम और फानू को मालूम पड़ता है कि मैट ने इससे पहले थेप के ब्लड के साथ डील करनी चाहिए थी, तब यहाँ पर फानू काफ़ी कंफ्यूज था। ब्लड के साथ डील? इम बताती है कि थेप का ब्लड लोगों के लिए अमृत साबित हो सकता है, मरते हुए को वो जान दे सकता है, उसके ब्लड से ठीक किया जा सकता है लोगों को। फानू इम को लेकर के अब डरने लगा था। इम उसी कंपनी में काम करती है और मैट उसी का बॉस है, तो कहीं वो इम को हर्ट ना कर दे, इसी वजह से वो थेप से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इसमें इम को इन्वॉल्व नहीं करना है। इम को हर्ट होते हुए मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ, लेकिन हाँ अगर इन सब में इम हर्ट हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। थेप फानू को रिलैक्स होने के लिए कहता है और साथ ये भी बोलता है कि मैट को नहीं मालूम है कि तुम्हें और इम को उसके बारे में मालूम है। पीछे से डियोन अपने डैड को भी लेकर आ जाता है कि कुछ तो डिस्कशन हो रही है, जिस पर डैड, डियोन, उसके फ्रेंड और इम तीनों को ही बाहर कर देते हैं कि हम लोगों को कुछ बात करनी है आपस में। इम के डैड को दिखाया जाता है जो कि पास में पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से वो व्हील चेयर पर आ गए थे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी ड्यूटी छोड़नी पड़ी थी। लेकिन जब वो पुलिस ऑफिसर थे जब से उन्हें मैट के बारे में सब कुछ मालूम था कि मैट इलीगल तरीके से अपना बिजनेस चला रहा है
और साथ ही वो ड्रग्स डीलिंग में भी इन्वॉल्व है। फानू थेप को अरेस्ट करता है कि उसने खुद से ही कबूल किया है कि वो भी ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व है, जबकि थेप का कहना था तुम मुझे चाहे कर भी अरेस्ट नहीं कर पाओगे और मैंने खुद से डिसाइड कर लिया है कि मैं ड्रग डीलिंग में किसी को भी सक्सेसफुल होने नहीं दूंगा, तो तुम चाहे कर भी मुझे नहीं रोक पाओगे। अंकल डिच डोर नॉक करके जब अंदर जाते हैं तब इंग उनके ऊपर स्लीपर्स की बारिश कर देती है, जिस पर अंकल ड्यून का कहना था कि अगर मेरी जगह तुम्हारे डैड होते तो क्या इस तरीके से तुम उनके ऊपर भी स्लीपर्स की बारिश करती। जिसे सुन करके इंग को बुरा लगता है। इंग कहती है कि मैं ये सब करना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे इस तरीके से इस कमरे में रखा गया है कि मानो कोई मैं स्ट्रीट डॉग हूँ। अंकल डिच का कहना था कि थेप उसकी भलाई के लिए ये सब कर रहा है। अभी वो गुस्से में है, जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तब उसे खुद ही रियलाइज़ होगा कि थेप गलत नहीं है। अंकल डिच रूम की सफाई करने लगते हैं क्योंकि इंग ने पूरा रायता फैलाया हुआ था। अब अंकल इंग को सफाई करते हुए देख करके इंग भी उनकी हेल्प करती है। आगे फानू और खौन को एक साथ दिखाया जाता है। फानू ने खौन को इन्वाइट किया था एक कैंटीन में। यहाँ पर खौन फानू से कहता है जिसके बारे में तुम सबको छुपाने की कोशिश कर रही थी उसके बारे में तो मुझे सब कुछ मालूम पड़ गया कि थेप कोई नॉर्मल पर्सन नहीं बल्कि वो एक वेम्पायर है। तो अब तुम मुझे बताओ कि आखिर वो ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व कैसे हुआ, जबकि तुम्हारा मानना है कि वो बहुत ही अच्छा है। खाओ फानू को बताती है कि ड्रग्स केस की वजह से आज उसकी मॉम उसके बीच नहीं है। बचपन में ही उसकी मॉम इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। ड्रग्स केस की वजह से थेप ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है और वो थेप को अपना बड़ा भाई मानती है। थेप नहीं चाहता है कि जिस तरह खाओ अपनी मॉम से दूर हुई वैसे कोई और भी अपने परिवार से दूर होए। इसी वजह से थेप ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व हुआ है, लेकिन उसका मकसद अच्छा है, बुरा नहीं है। तब फानू कहता है क्या यही रीज़न है जिसकी वजह से तुम थेप को बचा रही हो। खाओ कहती है तुम्हें जो समझना है वो समझो। यहाँ पर फानू को दिखाया जाता है जो कि खाओ को बताता है मैट के बारे में कि वो भी ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व है। यहाँ पर खाओ को दिखाया जाता है उसकी मॉम ड्रग डीलिंग की वजह से आज उसके साथ नहीं है, तो वो ड्रग डीलर कौन थे उसे पकड़ने के लिए आज भी वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है। और जब फानू उसे ऑफ़र करता है कि मैट ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व है और वो उसे पकड़ना चाहता है रंगे हाथों, तो खाओ भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। एक मिरर के सामने खड़ी थी और किसी सोच में डूबी हुई थी। तभी उसका भाई ड्यून आता है और उसे कहता है कि किचन में बहुत अच्छा सीन चल रहा है। एंड आगे दिखाया जाता है दोनों भाई बहन ताकाझाकी करने स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि किचन में थेप अंकल की हेल्प कर रहा था। ड्यून का कहना था कि कितना अच्छा होता ना अगर इस तरीके से डैड का सन इन लॉ उनकी हेल्प करता। एंड यहाँ पर ड्यून और भी अपनी बातें रख देता है। ड्यून का कहना था कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता, अरे मुझे क्या अच्छा लगता, मेरी सिस्टर एम को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता जब वो मॉर्निंग में उठती और कोई ऐसा हस्बैंड उसे मिलता जो कि उसके उठने पर उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करता, उसका पूरा काम करता। एम के फेस पे उतनी ही ज़्यादा स्माइल होती जितनी कि अभी देख रहे हो डैड, मुझे बहुत ही अच्छा लगता। एम ड्यून को शांत होने के लिए कहती है। डैड एम से कहते हैं कि क्या वो इन सारे फूड को डिलीवर कर देगी। एम जाती तो है लेकिन साथ ही थेप भी उसके साथ जाता है। थेप को देख करके लड़कियां उसे हैंडसम, क्रेजी, हॉट न जाने कितने सारे वर्ड्स का यूज़ करती हैं, जिसे सुनने के बाद एम को जेलेसी होती है। थेप के पास आती है। थेप उससे पूछते हैं कि लड़कियां क्या कह रही थी, जिस पर एम कहती है कुछ नहीं, तुम्हें क्रेजी कह रही थी, क्या और भी कुछ सुनना है। थेप कहता है नहीं नहीं। एम वहाँ से जाने लगती है। थेप पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। एम कहती है मैं टेम्पल जा रही हूँ। थेप कहता है तो मैं भी टेम्पल चलूँगा। एम मना करती है नहीं, जिस पर थेप कहता है फिक्र मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं वेम्पायर हूँ, घोस्ट नहीं कि जो टेम्पल में मैं जा नहीं सकता हूँ। तब एम कहती है सॉरी मेरा इंटेंशन ये नहीं था, मैं तो बस ये कह रही थी कि धूप ज़्यादा है तो तुम्हारी स्किन रेड हो जाएंगी, जल जाएंगी, मैं नहीं चाहती हूँ। जिस पर थेप अपने बॉडी को पूरी तरीके से कवर करता है एंड एम से कहता है क्या ये सही रहेगा, ये कपड़े मैंने इसीलिए लिए हैं ताकि बाहर जाने के बाद मुझे ये रियलाइज़ ना हो सके कि मैं तुम्हारी अच्छी तरीके से केयरिंग ना कर सकूँ, बस इसी वजह से। तो क्या टेम्पल चले। एम थेप को लेकर के टेम्पल आती है, लेकिन इस बीच धूप ज़्यादा होने की वजह से थेप की स्किन थोड़ी सी जल जाती है जो कि धूप से कांटेक्ट हो रही थी। तब यहाँ पर एम उसकी केयरिंग करती है। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना। थेप कहता है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, अब तुमसे प्यार करता हूँ तो इतना तो चलता ही है। तभी थेप के पास इंग का कॉल आता है। इंग थेप को बताती है कि आज उसका बर्थडे है और अपने हर बर्थडे पर वो अपने हाथों से खाना बनाया करती थी, तो आज भी वो अपने बर्थडे पर खाना बना रही है, तो थेप खाने के लिए जल्दी से आ जाए। इधर एम के डैड काफ़ी परेशान थे। ड्यून के पूछने पर वो नहीं बताते हैं कि पास्ट में उनकी और थेप की बात हुई है। एम के डैड एम को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे कि कहीं मैट के चक्करों में वो एक बार फिर से अपनी बेटी को ना खो दे। उन्होंने अपने पैर तो खो दिए लेकिन अपनी बेटी के खोने की कंडीशन में नहीं है। तो वहीं पर थेप अंकल को
रिलैक्स होने के लिए कहता है। साथ ये भी कहता है कि वो इम की अच्छी तरीके से केयरिंग करेगा। कोई नहीं है थिप के अलावा जो इम की केयरिंग अच्छे तरीके से करे, और वो प्रॉमिस भी करता है कि वो इम का ख्याल रखेगा। इधर मैट को दिखाया जाता है जो कि तैयारियों में लगा हुआ था कि किस तरीके से वो थिप को अपनी जाल में फंसा सके। तो वहीं पर उसका ही बंदा उससे कहता है क्या ऐसा करके सच में थिप उनकी जाल में फंस जाएगा। मैट कहता है मैंने पूरी प्लानिंग कर ली है, तुम बस काम करो, थिप ज़रूर फंसेगा। इधर घर में अकेली प्री थी तो हर जगह वो कुछ ढूंढ रही थी। मैट आकर पूछता है प्री से कि वो क्या ढूंढ रही है। प्री उस पर भड़क पड़ती है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम फिर से ड्रग्स वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होगे, लेकिन तुमने मुझसे झूठ कहा था। तुमने वो बिज़नेस आज भी बंद नहीं किया है, तुम अभी भी उस बिज़नेस में ही इन्वॉल्व हो, क्यों कर रहे हो? और मैंने ये भी सुना है कि तुम थिप को फंसाना चाहते हो, लेकिन क्यों? जिस पर मैट अपनी वाइफ प्री से कहता है तुमने चाहा है ना कि हमारा भी एक बेबी हो और उस बेबी के साथ हमारी एक हैप्पी फैमिली हो। मैट की ये सारी बातें सुनने के बाद प्री शांत हो जाती है क्योंकि वो अपनी लाइफ में एक बेबी चाहती थी, और मैट का कहना था कि वो जो कुछ भी कर रहा है उनकी खुशियों को पाने के लिए कर रहा है। टेम्पल के अंदर इम थेप से पूछती है कि कॉल पर कौन था। थेप इम को बता देता है कि इंग थी, साथ ये भी कि वो आजकल उसी के घर पर रह रही है। इम पूछती है लेकिन क्यों? थेप कहता है कि उसके भाई को उसी ने मारा है, लेकिन क्यों मारा है ये कोई नहीं समझ पाएगा। इम थेप से कहती है कि इंग ने कॉल किस वजह से किया था। थेप बताता है कि इंग का आज बर्थडे है और वो बहुत कुछ पकाने वाली है, तो उसे खाने के लिए वो मुझे बुला रही थी। तब इम अपसेट होकर के कहती है क्या तुम जाओगे? थेप कुछ भी आंसर रिप्लाई नहीं करता है। एंड यहाँ पर इंग को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी खुश थी अपने बर्थडे को लेकर के, और अंकल डिच के साथ किचन में लगी हुई थी और खाना बनाती है। अंकल डिच को टेस्ट भी करवाती है क्या ये परफेक्ट है। और इधर थेप और एम को दिखाया जाता है जो कि स्ट्रीट फूड ट्राई कर रहे थे। एम खुद तो खाती है और थेप को भी टेस्ट करने के लिए कहती है। जब रियलाइज़ होता है कि थेप तो वेम्पायर है तब एम कहती है सॉरी, मैं कैसे भूल सकती हूँ कि तुम ये सब खाना नहीं खा सकते हो। जिस पर थेप कहता है मैं खा सकता हूँ, और खाना स्टार्ट करता है। एम डरी हुई थी कि कहीं थेप की कंडीशन ख़राब ना हो जाए। थेप को इंसानों का खाना खाते हुए देख करके जहाँ एम परेशान थी, तो वहीं पर थेप के साथ बहुत ही अच्छी चीज़ होती है कि वो ह्यूमन फूड को डाइजेस्ट कर पा रहा था। इनको भी काफ़ी खुशी होती है कि थेप इंसानों का खाना खा पा रहा है, लेकिन साथ ही वो काफ़ी परेशान भी थी। थेप के पूछने पर एम उससे कहती है कि इंग आज उसका बर्थडे है और वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। मेरा ख्याल है अब तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। इस पर थेप इम से कहता है कि वो इंग के पास जाएगा, लेकिन पहले वो इम को उसके घर पर ड्रॉप करेगा और उसके बाद वो इंग के पास जाएगा। इधर दिखाया जाता है इंग को जिसने थेप के लिए बहुत सारे फूड को कुक किया था और उनकी फ़ोटोज़ ले रही थी। तभी वहाँ पर खाऊ और फानू की एंट्री होती है। डैड को जब यहाँ पर खाऊ के थ्रू मालूम पड़ता है कि फानू खाऊ का अब दोस्त बन चुका है, जिस पर अंकल डिच का कहना था क्या तुम खाऊ भूल चुकी हो कि वही है हमारा एनिमी, लास्ट टाइम इसने क्या किया था। जिस पर खाऊ कहती है डैड ये अब हमारा एनिमी नहीं है, ये हमारा दोस्त है और ये ड्रग डीलिंग वालों को अब पकड़ने वाला है। खाऊ सारे खाने को देखते हुए इंग से कहती है क्या ये सारे खाने तुमने थेप के लिए बनाए हैं? वैसे बता दूँ थेप को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। अंकल डिच और इंग दोनों को बुरा लगता है क्योंकि काफ़ी स्ट्रगल के बाद उन्होंने खाना बनाया था और खाऊ इस तरीके से कह रही थी, तो उल्टा इंग भी उसे सुनाकर चली जाती है कि तुमसे मैंने तुम्हारा सजेशन नहीं मांगा है। आगे दिखाया जाता है जब इम घर पर आती है तब उसके डैड की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, वो बेहोश थे। उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, इसी वजह से वो थेप के पास कॉल करती है। थेप उसके पास आ जाता है और अपनी पावर का यूज़ करते हुए वो अंकल को ले करके 1 सेकंड में ही हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अब हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर इम और उसका भाई ड्यून दोनों अपने डैड को लेकर के परेशान थे, लेकिन साथ ही खुश भी थे कि सही टाइम पर वो हॉस्पिटल पहुंचने की वजह से उनकी जान बच गई। उनका यहाँ पर बाईपास भी हुआ था। इम और ड्यून का कहना था कि डैड आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी तो आपने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, और अगर आज थेप सही टाइम पर नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। और यहाँ पर ड्यून का कहना था डैड हम मॉम को खो चुके हैं, आप ही तो हमारी लाइफ का सबसे मेन पार्ट हो, अगर आपको कुछ हो जाता तो हम दोनों ज़िंदा कैसे रहते हैं। इम ड्यून से कहती है जो हुआ नहीं उसके बारे में बोलो मत। थेप वहीं पर था। इधर दिखाया जाता है इंग को जिसका पूरा डिनर प्लान चौपट हो गया था क्योंकि थेप नहीं आया था। वो अपने बनाए हुए सारे फूड को देख रही थी और रो रही थी। और इधर अंकल डिच को दिखाया जाता है जो थेप के पास कॉल कर रहे होते हैं। खाऊ आकर पूछती है डैड किसे कॉल कर रहे हो, पीछे से इंग भी आ जाती है। ये सब हो क्या रहा है? अंकल डिच इंग से कहते हैं कि ये थेप का प्राइवेट रूम है, थेप के अलावा सिर्फ उन्हीं दोनों को एंट्री है, बाकी किसी थर्ड पर्सन को नहीं है, तो वो यहाँ से चली जाए। इंग कहती है इस रूम में ऐसा क्या है जो इसे लॉक करके रखा जाता है,
मैं भी ज़रा देखूं आखिर मुझसे छुपाया क्यों जा रहा है। इंग को उस रूम में इम की पेंटिंग मिलती है जो कि बहुत पुराने लुक में थी। अब उसे देख करके उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अंकल डिच से कहती है ये सब क्या हो रहा है और इस वक्त थेप कहाँ है। अंकल डिच कहते हैं वो बाद में बता देंगे। इम पेंटिंग ख़राब करने की धमकी देती है और कहती है अगर आपने मुझे नहीं बताया कि थेप कहाँ पर है तो मैं इस पेंटिंग को ख़राब कर दूँगी। ना चाहते हुए भी अंकल डिच को बताना पड़ता है। इम थेप को सॉरी बोलती है कि उसके डैड की कंडीशन ख़राब होने की वजह से उसे यहाँ हॉस्पिटल में रुकना पड़ा और आज इनका बर्थडे है वो वहाँ पर नहीं जा पाया। थेप उसे गुड बाय बोल करके जाने ही वाला था लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है इंग की। इंग जब इम और थेप को एक साथ देखती है तब वो जल बुन जाती है। उसका कहना था कि थेप सिर्फ और सिर्फ उसका है। यहाँ पर वो इम से कहती है कि थेप भले ही लाइफ टाइम तक उससे प्यार करे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन थेप उसी का ही रहेगा क्योंकि थेप ने इंग से प्रॉमिस किया है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए और उसका ख्याल रखने के लिए। इंग हॉस्पिटल में कोई हंगामा क्रिएट न करे इसी वजह से अंकल डिच और खाओ से ज़बरदस्ती लेकर के जाने लगते हैं। इंग से सॉरी बोलती है कि उसकी वजह से उसका बर्थडे ख़राब हो गया है। इंग घर जाने के लिए तो तैयार हो जाती है लेकिन साथ ही वो थेप से कहती है कि वो उसका घर पर इंतज़ार करेगी और अगर थेप को घर आने में थोड़ा सा भी टाइम लगा तब वो क्या हंगामा क्रिएट कर देगी इसके बारे में थेप को भी आइडिया नहीं। खाओ और अंकल डिच इंग के बिहाफ में इम से सॉरी कहते हैं। अंकल डिच बताते हैं कि वो इंग और थेप को लेकर के अपने दिमाग में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना करे क्योंकि थेप उसे एज अ सिस्टर ट्रीट कर रहा है क्योंकि पैट को उसने मारा और इंग ने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की है। थेप उसकी हेल्प करना चाहता है बस इसी वजह से वो उसे अपने घर पर रखे हुए है। थेप घर वापस तो आ जाता है लेकिन अब इंग का मूड ऑफ हो चुका था। वो उसके प्राइवेट रूम में जाती है और इम की फ़ोटो देखते हुए कहती है इस फ़ोटो से तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार है ना। थेप के हाँ बोलने पर इंग उसे बर्बाद करने वाली थी लेकिन थेप उसे रोक देता है। इस फ़ोटो को बर्बाद करने के बारे में कभी सोचना भी नहीं। इंग गुस्से में थेप से कहती है तुम इस लड़की से इस वजह से प्यार करते हो क्योंकि इस लड़की की शक्ल तुम्हारी वाइफ से मिलती जुलती है जिसका इंतज़ार तुमने पिछले 200 सालों से किया है। लेकिन अगर क्या होगा ये लड़की तुम्हारी वाइफ नहीं निकली कोई और निकली तो क्या तब भी तुम इससे इतना ही ज़्यादा प्यार करोगे। जिस पर थेप कहता है तुम्हारी थिंकिंग बिल्कुल रॉन्ग है। मैं मेरे प्यार को अच्छी तरीके से पहचान सकता हूँ। ये वही है मेरी वाइफ है जिसका इंतज़ार मैं 200 सालों से कर रहा हूँ। 200 साल पहले भी मैं उससे ही प्यार करता था और अभी भी मैं उससे ही प्यार करता हूँ। सीन ऐसे कट होता है और अगले सीन में इंग को दिखाया जाता है जो कि अपसेट बैठी हुई थी और वो अपने बर्थडे पर खाना भी नहीं खा रही थी। अंकल टीच उसके लिए खाना लेकर आते हैं कि वो कुछ खा ले। इंग खाने से मना कर देती है। अब अंकल टीच उसे समझाते हैं आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम सुबह से कुछ भी नहीं खाई हो, भूखी हो, तुम्हारी कंडीशन कहीं ख़राब ना हो जाए, एटलीस्ट थोड़ा तो खा लो। थेप साइड में खड़ा था। इंग उसे देखते हुए कहती है ठीक है अंकल टीच मैं खाना खा लूँगी लेकिन अगर थेप वो काम करने के लिए तैयार हो गया जो कि मैं चाहती हूँ तो मैं फ़ौरन खाना खा लूँगी। थेप वो काम करने के लिए हाँ कह देता है जो कि इंग कह रही थी। अगले सीन में अंकल डिच को दिखाया जाता है जो खाओ को बताते हैं। खाओ कहती है क्या उस साइको लड़की ने पेंटिंग की डिमांड की है कि वो थेप से अपनी पेंटिंग बनवाएगी। अंकल डिच स्माइल कर रहे थे। खाओ कहती है मुझे इस क्रेजी लड़के को कुछ समझ में नहीं आता है। फानू को भी जब इम के डैड की कंडीशन के बारे में मालूम पड़ा तब वो उन्हें विजिट करने के लिए आया था। इम के डैड इम और डियोन को लेकर के परेशान थे तो वहीं पर डियोन कहता है डैड आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी हमारे पास एक काबिल पुलिस ऑफिसर तो है ही ना, देखो ये सामने बैठा है। फानू स्माइल करता है और साथ ही अंकल से कहता है कि वैसे डियोन सच ही कह रहा है, मैं जब तक हूँ आपको इम और डियोन की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैट बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि उसके हाथों में सोनोग्राफी की रिपोर्ट थी और उसे मालूम पड़ चुका था कि प्री प्रेग्नेंट है और वो डैड बनने वाला है। प्री उस वक्त बेहोश थी। कुछ टाइम के बाद जब प्री होश में आती है तो रिपोर्ट्स को देखती है। होश होने के बजाय वो कंफ्यूज में पड़ जाती है। 6 वीक, इस बेबी को 6 वीक कैसे हो सकते हैं जबकि अभी कल ही मैंने रिपोर्ट को निकाला है। उससे पहले तो मेरी प्रेगनेंसी को लेकर के कोई ऐसी बात नहीं थी। तब मैट उठ जाता है और अपनी वाइफ प्री को बताता है कि वो बहुत जल्द डैड बनने वाला है। प्री उसे बताती है एक ही दिन में उसका बेबी 6 वीक का कैसे हो सकता है। तब यहाँ पर मैट कहता है तुम कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं हो, तुम एक वैम्पायर हो और हमारा बेबी एक वैम्पायर बेबी है तो वो नॉर्मल बच्चों की तरीके नहीं है, वो डिफरेंट है। वैसे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे बीच में एक अब छोटा सा बच्चा आने वाला है और इस बच्चे को ले करके मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और तुम फिक्र मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस एक बार तुम्हें वैम्पायर का ब्लड मिल जाए। तब यहाँ पर प्री को दिखाया जाता है उसके आँखों में भी लालच आ जाती है और उसका भी यही कहना था कि जितनी जल्दी हो सके उसे थेप का ब्लड चाहिए
इधर इंग को दिखाया जाता है जो रेडी शेडी हो चुकी थी थेप के हाथों से खुद की पेंटिंग बनवाने के लिए। उस रूम में जाते ही वो थेप से कहती है कि थेप के इस रूम में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं और वो सारे सीक्रेट्स को अब जान लेगी। थेप उसे कहता है कि उसे जिस पोजीशन में बैठना है वो बैठ जाए ताकि वो उसकी पेंटिंग बना सके। पहले तो इंग नॉर्मल तरीके से बैठ जाती है, थेप उसकी पेंटिंग बनाने लगता है। थोड़ी ही देर में इंग अपने डायरेक्शन को चेंज कर देती है और एकदम सेक्सी लुक में आ जाती है और थोड़ी ही देर के बाद वो उठकर थेप के पास आ जाती है और थेप से कहती है कि वो उसे पाना चाहती है। वो अच्छी तरीके से जानती है कि थेप ह्यूमन नहीं है बल्कि एक वेम्पायर है। वो चाहती है कि थेप भी उसे खुद की तरीके एक वेम्पायर बना ले। वो उसके साथ जीना चाहती है कहकर उसे किस करने वाली थी, लेकिन थेप उससे दूर हट जाता है और उसके कपड़ों को भी सही कर देता है, ये कहते हुए कि किसी भी जन्म में मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इंग से प्यार करता हूँ कहकर वहाँ से जाने लगता है। पीछे से उसे इंग हक कर लेती है। इस तरीके से मेरे साथ मत करो, तुमने मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, मैं तुमसे नफरत चाह कर भी नहीं कर सकती हूँ, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। लेकिन थेप उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था। इधर खाओ को दिखाया जाता है जो कि पूरी डिटेल्स लोकेशन सब कुछ फानू को बता रही थी और फानू एक ड्रग डीलर को फॉलो कर रहा था। फानू और खाओ को लग रहा था कि वो लोग जिसे फॉलो कर रहे हैं वो मैट है, तो इसी वजह से फानू अपना 100% दे रहा था और आगे चल करके वो उस कार के सामने खड़ा हो जाता है और उसे अपने गन पॉइंट पर रख कर कार को स्टॉप करने के लिए कहता है। लेकिन कार तो स्टॉप होती ही नहीं है, उल्टा वो कार फानू को बस हिट करने ही वाली थी, लेकिन अपनी पावर से तब तक थेप वहाँ पर आ जाता है। थेप उस कार को रोक देता है। फानू उस बंदे से कहता है कि वो कार से बाहर आए नहीं तो वो शूट कर देगा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना आने पर फानू जब जाता है चेक करने के लिए तब देखता है कि उसमें कोई और पर्सन है जो कि मर चुका है। इधर इम को दिखाया जाता है जो कि जॉब छोड़ने का डिसाइड कर चुकी थी, लेकिन जॉब छोड़ने से पहले वो फानू का काम करने जा रही थी, तो वो चोरी छुपी जैसा भी करके मैट के कैबिन में घुस जाती है और उसका लॉकर ओपन करने का ट्राई कर रही होती है। उसका बर्थडे, वो फर्स्ट टाइम प्री से मिला, सारी की सारी डेट वगैरह का कोड डालने की कोशिश करती है कि किसी भी तरीके से लॉकर खुल जाए ताकि उसे कुछ सबूत मिल जाए, लेकिन लॉकर खुलने से पहले वहाँ पर मैट आ जाता है जिसकी वजह से इम को उसके कैबिन से भागने का मौका नहीं मिलता है, तो इसी वजह से वो उसकी कैबिन में ही छुपी हुई थी। मैट को कुछ तो एहसास हो जाता है, लेकिन फिर भी वो लॉकर के पास जाता है और कोड इंटर करता है और साथ ही उसे रिपीट भी कर रहा था और ये सब कुछ इम देख लेती है। अब इम को कोड मालूम पड़ चुका था। यहाँ पर मैट को दिखाया जाता है जिसने मिरर में इम को देख लिया है। सीन ये से कट होता है और अगले सीन में इम को दिखाया जाता है जिसे मैट ने किडनैप कर लिया था। कुछ टाइम के बाद जब इम होश में आती है तब वो खुद को एक यूनिक प्लेस पर पाती है जहाँ कोई नहीं था। उसके चिल्लाने पर वहाँ पर मैट आता है और स्माइल करता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम मेरी नज़रों से बच जाओगी। चंपू जो कि इम को लेकर के काफ़ी परेशान थी क्योंकि उसने देख लिया था कि किस तरीके से मैट इम को ज़बरदस्ती लेकर के जा रहा है। इसी वजह से वो थेप और फानू दोनों को इन्फॉर्म करती है और सबसे पहले अपनी पावर का यूज़ करते हुए थेप वहाँ पर पहुँचता है और वो मैट के फ़ोन का लोकेशन ट्रैक करता है। अभी यहाँ पर चंपू कुछ और बताती थेप को, उससे पहले थेप वहाँ से गायब हो जाता है और उसका फ़ोन वहीं पर पड़ा था, जिसकी वजह से चंपू डर जाती है। ये थेप मेरी आंखों के सामने था, अचानक से कहाँ गया। इम जो कि बहुत ज़्यादा परेशान थी तो वहीं पर मैट के फेस पे स्माइल थी। मैट इम से कहता है जो मैं इतने दिनों से करना चाहता था वो तो मैंने किया ही नहीं, लेकिन शायद अब तुम्हारी वजह से मैं वो सब कुछ हासिल कर पाऊँ जिसकी स्ट्रगल मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ। तब इंग कहती है कि थेप को अगर मालूम पड़ा कि उसने उसे यहाँ किडनैप करके रखा हुआ है तो थेप उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, जिस पर मैट स्माइल करते हुए कहता है उस थेप के बारे में तुम मुझे बताकर डराना चाहती हो जिसकी हिस्ट्री मैंने ऑलरेडी निकाल ली है। तुम जानती भी नहीं हो कि उस थेप से मैं क्या चाहता हूँ, बस एक बार मुझे उसका ब्लड मिल जाए। एम कहती है तुम्हें कभी भी उसका ब्लड नहीं मिल पाएगा, देख लेना। जिस पर मैट स्माइल करने लगता है सच में तुमसे बड़ा बेवकूफ़ आज तक मैंने इस वर्ल्ड में नहीं देखा। तुम्हारा यूज़ करके मैं उस थेप को यहाँ पर बुलाने वाला हूँ, वो बस यहाँ पर आने वाले होगा और तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती हो कि उसके आने पर मैंने क्या तैयारी करके रखी है। उसके स्वागत में मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुका हूँ, बस एक बार उसे आने तो दो, उसके बाद उसके साथ क्या होएगा तुम तो यहीं पर रहोगी ना, तुम भी अपनी आंखों से देख लेना। तभी अचानक से वहाँ पर थेप की शानदार वाली एंट्री होती है जिसे देख करके मैट के फेस पे स्माइल आ जाती है। मेरा टारगेट मेरे क्लोज आ रहा है। और यहाँ पर इनको दिखाया जाता है जो थेप को लेकर के परेशान थी वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन थेप मैट से कहता है कि उसने पहले भी वार्न किया था कि वो इम को हर्ट ना करे, लेकिन उसने इम को हर्ट किया। थेप के आने के बाद मैट के बंदे थेप को गोली मारना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग तो बड़ी गन का यूज़ कर रहे थे जिसकी वजह से थेप हर्ट हो जाता है, उसकी बॉडी से ब्लड निकलने लगता है। अचानक से फॉग होने की वजह से
थेप गायब हो जाता है। तो वहीं पर थेप को सारे लोग ढूंढ रहे थे। थेप अचानक से आता है और सारे लोगों को मारना शुरू कर देता है और एक एक करके सारे के सारे गुंडों की अच्छी वाली बैंड बजा देता है। मैट भी अब डर रहा था। थेप मैट के पास आता है और अपने ओरिजिनल वाले अवतार में मैट को हर्ट करने वाला था, लेकिन मैट कहता है क्या मुझे मारने के लिए तुम्हारे पास उतना टाइम है या अपने प्यार को बचाने के लिए उतना टाइम है? ज़रा पीछे तो देखो। जब यहाँ पर थेप पीछे टर्न होता है तो वो देखता है कि इम चिल्ला रही है और इम के पास 2 बड़े बड़े ट्रक अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं इम को मारने के लिए। इम चिल्लाए जा रही होती है और हेल्प के लिए थेप को बुलाती है। तो थेप यहाँ पर मैट को छोड़कर इम को बचाने के लिए आ जाता है और अपनी पावर का यूज़ करते हुए दोनों ट्रक को रोक देता है और उसे रोकने में उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही थी और इसी सिचुएशन का फ़ायदा यहाँ पर मैट उठाता है। मैट बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ करता है और थेप के हाथों में 2 तीर घुसा देता है और उसे हवा में लटका देता है और सबसे पहले वो वार करता है ऊपर वाली छत को तोड़ करके। छत टूटने की वजह से सूरज सीधा थेप के ऊपर पड़ रही थी, जिसकी वजह से वो सूरज की रोशनी सह नहीं पा रहा था। मैट स्माइल करते हुए कहता है तुम्हें यहाँ पर लाने से पहले तुम्हारी पूरी हिस्ट्री मैंने निकाल ली थी, किस तरीके से तुम्हें अपने कंट्रोल में करना है। तुम्हें यूं ही कंट्रोल में नहीं किया जा सकता है। तुम्हारी कमज़ोरी क्या है ये मुझे अच्छे से मालूम है। तुम्हारी 2 ही कमज़ोरी है, एक तो ये धूप और दूसरा ये तुम्हारा प्यार जो तुम्हारे सामने बैठी हुई है। आज इसी की वजह से तो तुम मेरे पास आए हो, वरना तुम्हें यहाँ लाने में मुझे बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता। मैंने तो पहले ही तुमसे प्यार से डील करनी चाहिए थी ना कि तुम मुझे थोड़ा सा अपना ब्लड दे दो, लेकिन नहीं, तुम्हारे अंदर का ओवर कॉन्फिडेंस आज देखो तुम्हें कहाँ पर लेकर आया है। अगर थोड़ा सा ब्लड दे देते तो शायद ये नौबत नहीं आती, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने थोड़ा ब्लड नहीं दिया तो कोई बात नहीं, अब तुम्हारी पूरी बॉडी का ब्लड मैं लेने वाला हूँ। मैट के थ्रू थेप को यहाँ पर एक और सच्चाई का पता चलता है कि खाओ की मॉम को किसी और ने नहीं बल्कि मैट के ही आदमियों ने मारा था। मैट के कहने पर उस वक्त थेप ने खाओ की मॉम को अपने ब्लड से उनकी जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उससे पहले वो मर चुकी थी। सच्चाई सुनने के बाद थेप बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि जिस इंसान की तलाश वो काफ़ी टाइम से कर रहा है वो यही है। इसके बारे में उसे आज मालूम पड़ा। वो मैट पर अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था, तो वहीं पर मैट स्माइल कर रहा था। तुम्हारा गुस्सा देख करके आज काफ़ी प्यार आ रहा है तुम पर, लेकिन कोई बात नहीं, पहले तुम्हारा ब्लड ज़रा ले लूँ, उसके बाद ये प्यार और नफरत की बातें तो होती रहेंगी। जैसे जैसे थेप की बॉडी से उसका ब्लड निकल रहा था वैसे वैसे वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहा था। तुमसे बस थोड़ा सा ब्लड मांगा था और आज किस्मत मुझ पर कितनी ज़्यादा मेहरबान है कि तुम्हारी पूरी बॉडी का ब्लड मुझे मिलने वाला है। तो वहीं पर इम को दिखाया जाता है, बेचारी वो कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैट ने उसे मार कर गिरा जो दिया था और वो चेयर से बंधी हुई थी, इसी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मैट और उसके गुंडे कुछ टाइम के लिए वहाँ से चले जाते हैं। थेप और इम दोनों अकेले थे। इम थेप की कंडीशन देख करके बहुत बुरी तरीके से रो रही थी और थेप के साथ जो कुछ भी हो रहा है उन सब का ब्लेम वो खुद ही ले रही थी कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। आज अगर शायद मैं नहीं होती तो तुम्हें यहाँ पर नहीं आना पड़ता। मैं तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स को कम करना चाह रही थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स को बढ़ा दूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो वहीं पर थेप का कहना था, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है, हमारी डेस्टिनी में जो लिखा है सब कुछ वही हो रहा है। फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम ही तो मेरी हिम्मत हो, अगर तुम ही टूट जाओगी तो फिर मैं अपनी हिम्मत को कैसे जोड़ूंगा। मैट अपनी वाइफ प्री के लिए ब्लड भेज देता है। प्री ब्लड पीने जाती, लेकिन उससे पहले मैट का एक एम्प्लॉय जो कि सब कुछ जानता था वो ब्लड पीने ही वाला था, लेकिन उसकी वाइफ उसे पुश कर देती है, जिसकी वजह से वो ब्लड पी नहीं पाता है। उसी प्लेस पर फानू और खाओ भी पहुंचे हुए थे। फानू उस एम्प्लॉय की अच्छी वाली पिटाई करता है, लेकिन वो वहाँ से अपनी जान बचा करके भाग जाता है और इधर प्री थेप के ब्लड की तरफ बढ़ती है ताकि वो ब्लड पी सके, लेकिन वो ब्लड तक पहुंचती उससे पहले खाओ आकर के ब्लड की बोतल उठा लेती है। इसे पीना चाहती हो? इसे पीने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इधर मैट को दिखाया जाता है जिसने थेप की बॉडी से पूरी तरीके से ब्लड निकाल लिया था। अब वो थेप और इम को मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसके पास खाओ का वीडियो कॉल आता है और वीडियो कॉल के थ्रू मालूम पड़ता है कि अगर उसने थेप या इम को हर्ट करने की कोशिश की तो बदले में उसकी वाइफ की भी जान जा सकती है। जिस ब्लड के लिए वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है वो ब्लड उसकी वाइफ को मिलेगा ही नहीं अगर उसने कुछ भी थेप और इम को किया, जिसकी वजह से मैट बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद भी उसकी वाइफ को अभी तक ब्लड नहीं मिला। फानू के कहने पर फानू का कलीग पूरी टीम के साथ उस प्लेस पर पहुंच जाता है जहां पर मैट ने थेप और इम को बांध कर रखा हुआ था। उसे वहां पर थेप और इम तो मिल जाते हैं, लेकिन और सारे लोग वहां से गायब हो चुके थे। खाओ ने मैट की वाइफ को हॉस्पिटल में सेंड कर दिया था। मैट अपनी वाइफ से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर वो बताता है कि उसके पास थोड़ा सा ब्लड है थेप का, और यहाँ पर थेप का ब्लड मिलते ही वो पी जाती है।
फानू और खाओ भी पीछे से उसी प्लेस पर पहुंच जाते हैं जहां पर थेप और इम थे। फानू के कलीग से मालूम पड़ता है कि थेप की कंडीशन काफ़ी ख़राब है और इम की भी, लेकिन उन दोनों को साइड में रखा गया है हॉस्पिटल ले जाने के लिए। इम की कंडीशन ख़राब थी और थेप की बॉडी से पूरा ब्लड निकलने की वजह से वो तो बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका था। जब खाओ और फानू दोनों की कंडीशन देखते हैं तो वो फटाफट थेप को हॉस्पिटल ले जाने के बारे में कहते हैं ताकि वहाँ जा कर के उसकी बॉडी में थोड़ा सा ब्लड चढ़ाया जा सके। खाओ फानू से कहती है कि संभाल कर थेप को कार में बिठाओ, जितनी जल्दी हो सके इसे हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी है, इसे ब्लड चाहिए। फानू और खाओ दोनों थेप को संभालते हुए लेकर जाते हैं और कार में बिठाते हैं और इधर इम की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। वो खुद से उठकर चलने की कोशिश करती है लेकिन चक्कर आने की वजह से वो गिरने लगती है, जिसकी वजह से फानू और खाओ उसे संभालने के लिए आ जाते हैं। लेकिन तभी दोनों देखते हैं कि जिस कार में उन्होंने थेप को बैठाया था वो कार तो कोई लेकर के चला गया। इम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि थेप की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वो चलने लायक नहीं है और ऊपर से उसे कोई लेकर गया, लेकिन कौन लेकर गया। और इधर दिखाया जाता है थेप को लेने वाला कोई और नहीं बल्कि वो इंग ही थी। इंग थेप को लेकर के कहीं जा रही थी तो वहीं पर इम और फानू और खाओ को दिखाया जाता है, तीनों उसकी कार को फॉलो कर रहे थे। फानू यहाँ पर नोटिस करता है कि इम थेप को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, इतना परेशान तो वो कभी भी किसी के लिए नहीं थी, जिसकी वजह से फानू समझ जाता है कि सच में इम थेप को लाइक करने लगी है। फानू इम से कहता है कि वो परेशान ना हो, थेप को वो कुछ भी नहीं होने देगा। इधर इंग को दिखाया जाता है जो कि थेप को एक सुनसान प्लेस पर लाई हुई थी और आज फुल मून था। इंग जो कि थेप को फोर्स करती है कि वो उसका ब्लड पिए और उसे भी खुद के जैसा बना दे, क्योंकि वो ह्यूमन हो करके थेप को नहीं पाएगी तो एटलीस्ट वो जब वेम्पायर बन जाएगी तब तो वो थेप का प्यार हासिल कर पाएगी। इसी वजह से वो थेप को पहले हर्ट करती है और जिस चीज़ से उसने थेप को हर्ट किया था उसी से ही अपने नेक पे मारती है, जिसकी वजह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। इंग फोर्सफुली थेप से कहती है कि वो उसका ब्लड पिए, वो उसके जैसा बनना चाहती है, लेकिन थेप मना कर देता है, मैं तुम्हें अपने जैसा बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, मैं जिस दुनिया में जी रहा हूँ मैं तुम्हें भी कभी भी उस दुनिया में नहीं आने दूंगा, मैं तुम्हारा ब्लड नहीं पीऊँगा। इंग कहती है लेकिन मैं तुम्हारी दुनिया में आना चाहती हूँ, इंसान होकर नहीं तुम्हारे जैसा बनकर तुम्हें पाऊँगी, लेकिन तुम्हें हासिल कर कर ही रहूँगी, तुमसे नफरत नहीं कर सकती हूँ प्यार के अलावा, और इस प्यार के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। थेप इंग का ब्लड नहीं पीना चाह रहा था, वो इंग को खुद से दूर करता है, लेकिन इंग थेप के गर्दन पर आकर के काट लेती है, जिसकी वजह से थेप अपने ओरिजिनल लुक में आ जाता है और खून देख करके वो खुद पर भी कंट्रोल नहीं कर पाता है और यहाँ पर ना चाहते हुए भी वो इंग की बॉडी से उसका पूरा ब्लड पी लेता है और इंग वहीं पर ही मर जाती है। तब वहाँ पर इम, फानू और खाओ की एंट्री होती है। जब इन तीनों को मालूम पड़ता है तो उन्हें बुरा तो लगता है, लेकिन यहाँ पर फानू खाओ और इम से कहता है कि वो थेप को लेकर के जाए, बाकी सिचुएशन को वो खुद ही हैंडल करेगा। थेप घर वापस आता है। अंकल डिच थेप की कंडीशन देख करके बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं कि थेप को अचानक से क्या हो गया। खाओ डैड को सब कुछ बता देती है, साथ ये भी कहती है कि अभी बात करने का वक्त नहीं है, थेप को रूम में लेकर के चले। इसकी बॉडी से मैट ने पूरी तरीके से ब्लड निकाल लिया है। इंग जो कि मर चुकी थी उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया जा रहा था एम्बुलेंस के थ्रू। अचानक से वो जिंदा हो जाती है और जब उठती है तो सारे लोग डर जाते हैं। एंड यहाँ पर इम को दिखाया जाता है जब वो एम्बुलेंस से बाहर निकलती है तो सारे लोगों का काम तमाम कर चुकी थी, उसने सारे वार्ड बॉय को मार दिया था और उनका ब्लड भी पी लिया था। फानू के पास कॉल आता है और उसे मालूम पड़ता है कि इंग की डेड बॉडी गायब हो चुकी है, जिसकी वजह से फानू काफ़ी परेशान हो जाता है।